इस वीडियो के अंदर मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ जितनी भी हमने हमने सीवियंस की हैं वो सारी स्पेशल ट्रायंगल्स के अंदर। जैसे कि सीवियंस कौन कौन सी, मीडियन, एल्टीट्यूड, एंगल बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, माध्यिका, लंब, कोण समद्विभाजक और लंब समद्विभाजक, इन सभी को हम सीवियंस बोलते हैं। तो अब तक जो ये हमने की है ये एक एक करके पकड़ पकड़ के हमने इनको पढ़ा है और इनके ऊपर क्वेश्चंस किए हैं। अब हम इन सारी लाइंस को करने वाले हैं कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स के अंदर की। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये क्या गुल खिलाते हैं, आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर इनको क्या हो जाता है, या फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर इनके क्या रूप होते हैं, ये सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। मतलब कि कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स के अंदर हम इन लाइन को पढ़ने वाले हैं, क्योंकि कुछ स्पेशल ट्रायंगल्स के अंदर ये कुछ स्पेशल चीजें फॉलो करेंगी, कुछ स्पेशल कंडीशंस फॉलो करेंगी, है ना। तो एक एक करके उनको देखते हैं, रिलैक्स हो जाइए। तो सबसे पहले हम देखने वाले भैया राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर देखते हैं। एक एक करके सारी चीजें मैं आपको इसकी बता देता हूं, इत्मीनान से आप देखते रहिएगा बस, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले हमने जानना है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक सर्कल फंसा दोगे, अगर आप एक ऐसा, ये तो बहुत ही गंदा सर्कल है, मैं ऐसा सर्कल बिल्कुल नहीं फंसाना चाहूंगा। एक अच्छा सा सर्कल बनाते हैं भाई। बना क्या, हाँ बढ़िया सा बन गया, ठीक है। अगर आप एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर एक सर्कल फंसा दोगे तो इसको हम क्या बोलेंगे, इन सर्कल, ठीक है। तो ये जो इन सर्कल है इसका रेडियस होता है p प्लस पी माइनस एच बटे में 2, ठीक है। और इसका जो रेडियस है, इन रेडियस यानी कि इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r प्लस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। तो ये आया कैसे वो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक बार देखो, बहुत ही सिंपल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आप एक सर्कल फंसा दोगे तो वहां पर क्या होगा, इस पॉइंट से जहां पर भी ये सर्कल टच कर रहा है वहां पर एक लाइन ड्रॉप करो, तो ये परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा परपेंडिकुलर, बिकॉज बाहर वाली लाइन जो है वो टेंजेंट है, टेंजेंट परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जहां पर भी ये टच कर रहा है एक लाइन ड्रॉप करो तो ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। ये इसका सेंटर है, ये एंगल 90, ये एंगल 90, ये एंगल 90, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल भी 90। और ये डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, ये डिस्टेंस भी रेडियस के बराबर होगा। तो भैया एक रेक्टेंगल तो ये बन चुकी है। चारों एंगल अगर 90 हैं तो एक रेक्टेंगल तो बन गई, एक आयत तो बन गई। लेकिन आयत के अंदर सामने वाली साइड बराबर होती है, लेकिन इसमें एडजेसेंट साइड भी बराबर है, तो यानी कि एक स्क्वायर बन गया। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक सर्कल फंसा दोगे तो कोने में हमेशा एक स्क्वायर, एक वर्ग बनेगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। क्लियर है, चलो। तो ये इसका रेडियस है, किसका, अंदर वाले सर्कल का रेडियस है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं ए से लेकर इस पॉइंट तक, ए से लेकर इस पॉइंट तक, इस लेंथ को मैं मान लेता हूं जी ए से लेकर इस पॉइंट तक। तो ए से लेकर इस पॉइंट तक भी लेंथ जो है वो ए होगी, क्यों, बिकॉज टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। एक पॉइंट से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो इक्वल होते हैं, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। सिमिलरली सी से लेकर इस पॉइंट तक अगर मैंने लेंथ को माना बी, तो सी से लेकर इस पॉइंट तक ये जो लेंथ है ये हो जाएगी जी बी, ठीक है। और ये क्या है इसका परपेंडिकुलर, ये क्या है इस ट्रायंगल का बेस, और ये क्या है इस ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज पूरा। तो जो मैंने आपको बताया एक बार ध्यान से देखो वो ट्रू है कि नहीं, उस तक हम कैसे पहुंचे, देखो जरा वो ट्रू है कि नहीं। अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ दूं, अगर मैं परपेंडिकुलर और बेस को जोड़ दूं तो अपने पास ये सारा मामला हो जाएगा, ये सारा मामला। और उसमें से अगर मैं हाइपोटेन्यूज को घटा दूं तो ए से ए कट जाएगा, बी से बी कट जाएगा, और हमारे पास 2 बार रेडियस रह जाएगा। यानी कि जो भी रिजल्ट आएगा उसको मैं हाफ कर दूं तो सिर्फ रेडियस रह जाएगा। यानी कि आर इज इक्वल टू पूरा पी प्लस बी माइनस एच बटे में 2 आ गया आपके सामने, मैंने प्रूव कर दिया, ठीक है। क्लियर है। अब आप बोलोगे सर ये दूसरे वाला ही प्रूव करके दिखा दो, ये चीजें आपको याद होनी चाहिए और ये चीज अभी इजीली याद हो जाएगी, ठीक है। कैसे, देखो जरा मेरे को एक बात बताओ कि सेमी पेरीमीटर होता क्या है, सेमी पेरीमीटर होता क्या है, पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर मैं एक सर्कल फंसा देता हूं, किसी भी ट्रायंगल के अंदर, तो
यहां से लेकर यहां तक अगर ए है तो यहां से लेकर यहां तक ए होगा, यहां से लेकर यहां तक अगर बी है तो यहां से यहां तक बी होगा, बिकॉज टेंजेंट्स फ्रॉम सेम पॉइंट आर इक्वल। यहां से यहां तक सी है तो सी होगा। तो इसका पूरा परिमाप क्या है? पूरा परिमाप होगा 2a + 2b + 2c, पूरा परिमाप। ठीक है, यानी कि पेरीमीटर। और सेमी पेरीमीटर क्या होएगा? इसको हाफ करोगे तो a + b + c। तो ऐसे ही इस ट्रायंगल का अगर आपने सेमी पेरीमीटर निकालना है तो सेमी पेरीमीटर क्या होगा? आपको सिर्फ 2a है लेकिन हमें आधा पेरीमीटर चाहिए तो सिर्फ 1a। 2b है तो 1b भी मिल जाएगा तो काम चल जाएगा। 2c है, 1c भी मिल गया तो काम चल जाएगा, abc। सिमिलरली यहां पर पूरा पेरीमीटर क्या है? पूरे पेरीमीटर के अंदर 2a है, 2b है, 2r है। अगर मैं सिर्फ एक ए ले लूं, सिर्फ एक बी ले लूं और सिर्फ एक आर ले लूं तो सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप। आधी चीजें मैंने ले ली। तो अब देखो जरा ध्यान से, ये सारे मिलाकर अर्ध परिमाप बना लेंगे। तो रेडियस और ये क्या है? ये है हाइपोटेन्यूज मेरे भैया, हाइपोटेन्यूज। तो इन रेडियस प्लस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। ये समझना बहुत ही आसान है, आगे से आपको याद रहेगा, इसलिए मैंने याद करवाया। अदरवाइज मैं मिनिमम रिजल्ट आपको याद करवाता हूँ। व्हाट हैपेंड? चले गए। अच्छा ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं भैया। तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो अपना सरकम रेडियस होता है वो हाइपोटेन्यूज बाई 2 होता है। ये चीज तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्या कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल का जो हाइपोटेन्यूज है वो हमेशा डायमीटर का काम करेगा। तो अगर ये डायमीटर का काम कर रहा है तो एग्जैक्टली इसके बीच में सेंटर होएगा। ये पूरी साइड अगर हाइपोटेन्यूज है तो ये h/2, ये h/2। ठीक है, यानी कि इसके बाहर वाला जो सर्कल है उस सर्कल का सेंटर आएगा एग्जैक्टली यहाँ पर हाइपोटेन्यूज के बीच में। अगर पूरा हाइपोटेन्यूज h है तो ये h/2, ये h/2, तो बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो h/2। और एक और बात, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी होगी वो भी h/2। ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, पहले बहुत बार बता चुका हूं। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, ये भी हमें पता होना चाहिए। और हमें क्या पता होना चाहिए? और हमें पता होनी चाहिए यूलर्स लाइन। अब ये यूलर्स लाइन क्या है? बड़े इंटरेस्टिंग वे में आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। मेरे को एक बात बताओ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है? लंब केंद्र कहां पर होता है? इस पॉइंट से अगर आप बनाओगे एल्टीट्यूड तो इस लाइन के ऊपर बन जाएगी। इस पॉइंट से अगर बनाओगे एल्टीट्यूड तो इस पॉइंट के ऊपर बन जाएगी। और इस पॉइंट से एल्टीट्यूड बनाओगे, इस पॉइंट से एल्टीट्यूड बनाओगे तो यहां पर बन जाएगी। तो तीनों एल्टीट्यूड यहां से पास हो रही है। तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि राइट एंगुलर वर्टेक्स पर होता है ऑर्थो सेंटर। ठीक है, बिल्कुल बात, बढ़िया बात। और एक और बात हमें पता है, क्या पता है? ये तो ऑर्थो सेंटर हो गया, लंब केंद्र हो गया। और हमें ये पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा एक सेमी सर्कल के अंदर आती है। अगर हम पूरा सर्कल बनाएंगे तो बाहर वाले सर्कल का जो सेंटर है वो एग्जैक्टली बीच में आएगा, एग्जैक्टली बीच में। ठीक है, बढ़िया बात है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया अपना सरकम सेंटर यानी कि परी केंद्र। ये हो गया ऑर्थो सेंटर, ठीक है, यानी कि लंब केंद्र। और ये एग्जैक्टली दो हिस्सों में इसको बांट रहा है बिकॉज मिड पॉइंट है। तो अगर मैं यहां से मीडियन खींचना चाहूं तो एग्जैक्टली यहीं पर जाकर मिलेगी मीडियन। ठीक है, तो मीडियन के ऊपर ही सेंट्रोइड होता है, तो यहां पर हो जाएगा सेंट्रोइड। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो यहां पर देखो, जो ऑर्थो सेंटर है, जो सेंट्रोइड है और जो सरकम सेंटर है, जो लंब केंद्र है, केंद्रक है और जो परी केंद्र है, तीनों एक लाइन के ऊपर हैं। इसी लाइन को हम बोलते हैं यूलर्स लाइन। ठीक है, यूलर बंदे का नाम है, पहले मैथमेटिशियन हुआ है और उसने इस चीज के बारे में बताया था। तो इस रिस्पेक्ट में हम इसको यूलर्स लाइन बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। और ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू नहीं है, ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ट्रू नहीं है, ये ट्रू है हर एक ट्रायंगल के लिए, दुनिया की हर एक ट्रायंगल के लिए। ठीक है, चाहे कैसी भी ट्रायंगल हो। और एक और बात मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, देखो जरा ध्यान से। बिकॉज एच से लेकर ओ तक ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है और ये सेंट्रोइड है, तो सेंट्रोइड इसको 2:1 रेशियो में बांटेगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल बांटेगा, मैंने पहले बताया है। तो दुनिया की हर एक ट्रायंगल के अंदर, दुनिया की हर एक ट्रायंगल के अंदर HGO
कोलिनियर होते हैं, एक ही लाइन के ऊपर होते हैं, सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाऊंगा, ठीक है, मस्त विजुलाइज करके दिखाऊंगा। ये एक ही लाइन के ऊपर होते हैं यानी कि कोलिनियर होते हैं, ये समरेखीय होते हैं। और दुनिया की हर एक ट्रायंगल के अंदर एच और जी के बीच में जो गैप है उससे आधा जी और ओ के बीच में गैप होता है। जी और ओ के बीच में जितना गैप है उससे डबल एच और जी के बीच में होता है। तो आप बोलोगे सर हम इसे याद कैसे रखेंगे? आप राइट एंगल ट्रायंगल बना सकते हो, उसके ऊपर ये तीनों पॉइंट इजीली देख सकते हो। आप बोलोगे जी हाँ, बिकॉज राइट, और इसके तो क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल का सर्कम सेंटर कहां पर होता है? हाइपोटेन्यूज के बीच में, पहले बता चुका हूं। इसका ऑर्थो सेंटर कहां होता है? राइट एंगुलर वर्टेक्स पर। और सेंट्रोइड कहां पर होगा? मीडियन के यहां पर 2:1 रेशियो है, तो हमेशा एच जी ओ 2:1 में होते हैं दुनिया की हर एक ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको फील करवाता हूं। तो यार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये काले वाला जो है ये है ऑर्थो सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स पर, और ये सेंट्रोइड है मैं बता चुका हूँ, और ये सरकम सेंटर है। अब मैं इस राइट एंगल ट्रायंगल को बदल रहा हूँ, ये देखो। अब आप बोलोगे सर ये एक लाइन में है कि नहीं? दिख तो रहे हैं लेकिन हमें कैसे पता चलेगा? ये देखो, ये बिल्कुल कोलिनियर है। तो दुनिया की कोई भी ट्रायंगल होगी ना, तो भी आप फील कर पा रहे हो दुनिया की हर एक ट्रायंगल के अंदर ये तीनों समरेखीय यानी कि कोलिनियर होते हैं, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर। और आप ये देखेंगे कि ये जो सेंट्रोइड है ये हमेशा बीच में है, जो ग्रीन वाला पॉइंट है हमेशा बीच में है। मैं ट्रायंगल के साथ कुछ भी कर लूं, देखो फर्क ही नहीं पड़ रहा, ये भाई साहब बिल्कुल ये बीच में रहेगा। और ये आप यहाँ पर अंदाजा थोड़ा सा लगा पा रहे होंगे, क्या अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि यहाँ पर जितना डिस्टेंस है सेंट्रोइड और सरकम सेंटर के बीच में, उससे एग्जैक्टली डबल यहाँ पर डिस्टेंस है, ठीक है। तो दुनिया की हर एक ट्रायंगल के लिए ये जो चीज है ये ट्रू होती है। तो ठीक है, ये चीज आपने देख ली। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज यूलर्स फॉर्मूला। अब यूलर ने फॉर्मूला क्या दिया बता देता हूं, अभी टेंशन किस बात की। तो देखो भाई, जो चीज मैंने अभी तक आपको बताई वो मैं एक बार फिर से यहाँ पर बता रहा हूँ। क्या बता रहा हूँ? देखो जरा, हाँ ये क्या है? ये इन सेंटर है, अंदर वाले सर्कल का सेंटर है, और ये एक स्क्वायर है। तो स्क्वायर का जो डायगोनल है वो क्या होएगा? स्क्वायर का डायगोनल होएगा, अगर स्क्वायर की साइड r है तो r√2, ठीक है, या फिर √2r। और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर है लंब केंद्र यानी कि ऑर्थो सेंटर, और यहाँ पर क्या है? यहाँ पर क्या बोलते हैं उसको? सरकम सेंटर। और ये जो लाइन है ये मीडियन है, तो यहाँ पर क्या होएगा? यहाँ पर होएगा सेंट्रोइड। ये हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको क्या पता होना चाहिए? अब ध्यान से देख लीजिएगा, इनके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं कि ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच में अगर आपसे गैप पूछा जाए, ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर के बीच में गैप पूछा जाए, तो इन सेंटर अगर इन रेडियस अगर r है, अंतः त्रिज्या अगर r है, तो r√2 उनका गैप होगा। ये स्क्वायर का डायगोनल है, ठीक है। और अगर ऑर्थो सेंटर और इसके बीच में गैप पूछा जाए, सरकम सेंटर के बीच में, अगर इसका हाइपोटेन्यूज h है, ठीक है, तो ये और ये पूरा बराबर होते हैं, तो ये h/2 है, ये भी h/2 होगा, और ये पूरा भी h/2 होगा, ये मीडियन, ठीक है, क्लियर है। ये पूरा h/2 होगा। अगर इसके और इसके बीच में गैप पूछा जाए तो कितना होगा? हाइपोटेन्यूज का आधा। अगर इसके और इसके बीच में गैप पूछा जाए तो बिकॉज ये 2:1 रेशियो में बांटता है, तो हाइपोटेन्यूज का तीसरे हिस्से का, हाइपोटेन्यूज का जो आधा है, ये जो पूरी लाइन है इसका 1/3, ये पूरी लाइन की लंबाई क्या है? h/2, तो उसका 1/3। और अगर इसके और इसके बीच में गैप पूछा जाए तो 2/3, तो h/2 का 2/3। और यहाँ पर आपको ये रटने की जरूरत नहीं है, ये चीजें मैंने नहीं रटी हैं। अरे भैया जब क्वेश्चन करेंगे तो साफ साफ तो दिख रहा है, इसमें रटने की क्या बात है? क्या 2 + 1 3, मतलब ये चीजें साफ साफ हमें अब हम समझने लगे हैं छोटी छोटी चीजों को, तो रटने की जरूरत नहीं है, हम तुरंत कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो एक तो ये, अब यूलर भाई साहब ने जो फॉर्मूला दिया है वो फॉर्मूला उसने दिया है बिकॉज इनके बीच में तो हम डिस्टेंस निकाल पा रहे हैं, इन तीनों के बीच में, इनके बीच में भी निकाल पा रहे हैं, तो उसने दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला दिया है। कौन से सेंटर? अंदर वाले सर्कल का सेंटर और बाहर वाले सर्कल का सेंटर। अंदर वाले सर्कल का सेंटर क्या होता है? इन सेंटर। बाहर वाले सर्कल का सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर। अंतः केंद्र और परी केंद्र, दोनों केंद्रों के बीच में डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला यूलर भाई साहब ने दिया है। यानी कि इसके और इसके बीच में अगर आपने डिस्टेंस निकालना है तो जो भी डिस्टेंस है उस डिस्टेंस का स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आपको बाहर वाले, अगर आपको बड़े सर्कल का रेडियस r
और छोटे सर्कल का रेडियस स्मॉल आर पता है, तो वो क्या होएगा, वो होएगा आर स्क्वायर माइनस दोनों के प्रोडक्ट का डबल। ये आपको रटना पड़ेगा, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा तो डायरेक्ट आएगा, ठीक है, ये रटना पड़ेगा ये चीज, यूलर्स फॉर्मूला। हाँ, ये कौन सी दो चीजों के बीच में है, स्टूडेंट अक्सर भूल जाते हैं। दोनों जो सर्कल के सेंटर है ना, उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस है, अंदर वाले सर्कल का सेंटर और बाहर वाले सर्कल का सेंटर, यानी कि इन सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच का डिस्टेंस है। क्या होगा, डिस्टेंस का जो स्क्वायर है दैट इज बड़े वाले रेडियस का स्क्वायर, बाहर वाले सर्कल के रेडियस का स्क्वायर माइनस 2RR, ठीक है, ये सिंपल सी बात है। अभी आगे बढ़ते हैं हम। डिस्टेंस बिटवीन h एंड i, ये मैं करवा चुका हूं आपको, h और i के बीच में डिस्टेंस R√2। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं भैया आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर ये सारी चीजें। तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर सबसे पहला पॉइंट है, आइसोस्केलस ट्रायंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन फ्रॉम नॉन इक्वल एंगल्स। हिंदी वाले ये मत समझा करो मैं इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ, अरे कभी कभी एक लैंग्वेज लिख देता हूं, मैं पढ़ाता हिंदी में ही हूं, ठीक है, हम आपको हिंदी में ही पढ़ाता है। देखो, तो ये अपने पास एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, सारी चीजें हिंदी में तो बोल रहा हूँ, ठीक है। आइसोस्केलस यानी कि समद्वी बाहु त्रिभुज है, और इसका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो इसके सामने वाली ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल होगी। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं कि आइसोस्केलस ट्रायंगल सिमेट्रिकल होती है अगर आप इस साइड से देखोगे तो। जो नॉन इक्वल एंगल है, ये एंगल कौन सा है, किसी भी एंगल के इक्वल नहीं है, तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में देखोगे तो इस लाइन के उधर जैसी दिखेगी, इस लाइन के इधर भी ऐसी ही है। यानी कि अगर इस एंगल से, ये बिल्कुल सिमेट्रिकल है, अगर मैं इस वर्टेक्स से मीडियन ड्रॉ करूंगा, सामने वाली लाइन को अगर मैं दो बराबर हिस्सों में बांट दूंगा, तो ये इतनी सिमेट्रिकल है कि ये जो मीडियन है ये एल्टीट्यूड भी होगी, एंगल बाइसेक्टर भी होगी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी होगी। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर कौन से वाली, वो वाली नहीं, ये वाली नहीं होगी, सिर्फ वही वाली होगी जो इक्वल साइड्स के बीच में से आ रही है, ठीक है। कहीं बोलो कि ये वाली भी होगी आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर। सिमेट्री तो दोस्त दोनों इक्वल साइड के बीच में मेंटेन्ड है, तो इसको आप प्रूव करो एक बार, इसको प्रूव करो जल्दी से, दिमाग खराब मत करो, है सारी चीजें मतलब टीचर प्रूव करे, जल्दी से प्रूव करो। मैंने बताया है ये मीडियन है, तो आपने प्रूव करना है कि यही एंगल बाइसेक्टर है, यही एल्टीट्यूड है, यही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। साफ साफ दिख तो रहा है, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड से, अच्छा ये तीन हैं, ये आपस में इक्वल हैं, ये आपस में इक्वल हैं, तो भैया साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई। या फिर तीसरी साइड अगर आप कॉमन मान लेते तो साइड से हो जाता, कॉन्ग्रुएंट हो गई। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो गई तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए, यानी कि ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गई, और ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, दोनों एंगल का सम 180 है, तो ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया, यानी कि ये एल्टीट्यूड भी हो गई। और ये जो लाइन है ये इसके परपेंडिकुलर भी है और दो बराबर हिस्सों में बांट रही है, यानी कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी हो गई, यानी कि इसी लाइन के ऊपर सारे सेंटर्स लाई करेंगे, इसी लाइन के ऊपर सारे सेंटर्स लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि यही लाइन हर एक चीज का रोल प्ले कर रही है, जब यहां से रोल प्ले कर रही है। अगर यहां से कोई लाइन ड्रॉ करोगे तो वो रोल प्ले नहीं करेगी, क्योंकि ये वाली साइड इक्वल है, इनके बीच वाली लाइन रोल प्ले करेगी। तो अगर, अब ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर मैं यहां से मीडियन ड्रॉ करूंगा, अगर मैं यहां से मीडियन ड्रॉ करूंगा और यहां से मीडियन ड्रॉ करूंगा, तो इसी लाइन के ऊपर ये इंटरसेक्ट करेंगे, ठीक है। अगर मैं यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा और यहां से एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगा, तो ये इसी लाइन से पास होंगे, है, ये एल्टीट्यूड थी, है। अगर मैं यहां से मीडियन ड्रॉ करूंगा, यहां से, ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, सेंट्रोइड हमेशा बीच में आता है ना, मैंने ऊपर ले दिया, कोई दिक्कत नहीं है, या फिर चलो बीच में ले लेते हैं, नहीं तो आपको नुक्स निकालने का मौका मिल जाएगा, जो कि हम ना ही देना चाहते। छोड़ो, तो ये यहां पर इसका मिड पॉइंट है और ये यहां पर इसका मिड पॉइंट है, तो जो इनका सेंट्रोइड है वो भी भैया इसी लाइन के ऊपर लाई करेगा, ठीक है। अगर मैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा तो वो भी इसी लाइन के ऊपर। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां पे जाएगा, जहां पर ये मीडियंस हैं दोस्त, वहीं पर तो वो परपेंडिकुलर होएगा, ठीक है। वो अब कहीं से भी जाए, उसको मैं कहीं से भी निकाल दूंगा, ठीक है।
फर्क नहीं पड़ता, बस इस लाइन के ऊपर से निकाल दूंगा। ये भी यहां पर होगा। तो कुल मिलाकर आइसोस्केलस ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल है जिसके अंदर ये जो चारों पॉइंट्स होते हैं, जो ट्रायंगल के सेंटर्स होते हैं, ये चारों के चारों क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। तो अगर मैं आपसे एक बात पूछूं कि ऐसी कौन सी ट्रायंगल है जिसके अंदर ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड और सरकम सेंटर कोलिनियर हैं, तो आप कौन सी ट्रायंगल बताओगे? अगर ये कोलिनियर हैं तो बताओ वो ट्रायंगल कौन सी हो सकती है? आइसोस्केलस हो सकती है, बिल्कुल। आइसोस्केलस के अंदर चारों जो पॉइंट है वो कोलिनियर होते हैं, आइसोस्केलस हो सकती है। क्या राइट एंगल ट्रायंगल हो सकती है क्या? राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहां पर होता है? राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर होता है दोस्त यहां पर, ठीक है, बिल्कुल। अगर मान लो आइसोस्केलस नहीं है, राइट एंगल ट्रायंगल और आइसोस्केलस नहीं है, ठीक है, राइट एंगल आइसोस्केलस होगी तो फिर तो आइसोस्केलस ही उसको बोलेंगे, ठीक है। राइट एंगल है और आइसोस्केलस नहीं है ये, तो इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पर, मैं इसकी मीडियन ड्रॉ कर रहा हूँ, ये इसकी मीडियन है, तो इसका सरकम सेंटर कहां पर होगा? आप बोलोगे जी सरकम सेंटर तो यहाँ पर होगा, हाइपोटेन्यूज के बीच में होता है जहां पर मीडियन ड्रॉ की। जी हाँ बिल्कुल। और इसका सेंट्रोइड कहां होगा? इसका सेंट्रोइड मीडियन पर ही होगा। तो HGO यानी कि ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर, लंब केंद्र, केंद्रक और प्री केंद्र, ये तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर भी कोलिनियर होते हैं। स्टूडेंट इसको आंसर मार के आ जाते हैं। और आइसोस्केलस के अंदर तो कोलिनियर तो नहीं होते, एक दूसरे के ऊपर ही बैठे होते हैं ठीक है, कोइंसिडेंट होते हैं। हाँ वैसे कोलिनियर भी बोल सकते हो, सेम लाइन के ऊपर बैठे ही होते हैं, ठीक है, सारे कोइंसिडेंट पॉइंट कोलिनियर हैं, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई। देन ऑल द इंपॉर्टेंट सीवियंस फ्रॉम द नॉन इक्वल एंगल, जो मैंने आपको बताया वही बात यहाँ पर लिख रखी है, क्या कि जो नॉन इक्वल एंगल है, जो असमान कोण है, ये वाला कोण किसी के भी समान नहीं है। यहाँ से अगर आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, ये जो इंपॉर्टेंट सीवियंस है चारों, वो सारी को इंसिडेंट है, यानी कि एक दूसरे के ऊपर पड़ी होंगी, यानी कि एक ही लाइन सबका रोल प्ले करेगी। बिल्कुल बढ़िया। नेक्स्ट मामला क्या है? ऑल द सेंटर्स आर कोलिनियर। और मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा, आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर सिमेट्रिकल तो होती है आइसोस्केलस ट्रायंगल। आप बोलोगे जी हाँ सिमेट्रिकल तो बिल्कुल होती है। तो भैया अगर ये सिमेट्रिकल होती है तो इन इक्वल एंगल से ड्रॉ की गई ये जो एल्टीट्यूड है और ये जो एल्टीट्यूड है, ये दोनों बराबर होती हैं। और ये वाली एल्टीट्यूड इनसे बड़ी या छोटी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दिस एंगल, इनके बराबर भी हो सकती है। अगर ये इक्विलेटरल होगी तो सारी बराबर हो जाएंगी। हाँ लेकिन हम ये गारंटी दे सकते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर इक्वल एंगल से खींची गई एल्टीट्यूड, इक्वल एंगल से खींचे गए एंगल बाइसेक्टर, मीडियन सारे बराबर होते हैं, ठीक है, बिकॉज ये सिमेट्रिकल है। अगर आप इक्वल एंगल से एक लाइन खींचोगे जो इस वाली लाइन को 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगी, और एक लाइन खींचोगे जो इस वाली लाइन को 3:1 रेशियो में डिवाइड करेगी, अगर आप एग्जैक्टली सेम काम करोगे इक्वल एंगल से, तो इन लाइनों की लेंथ भी बराबर होगी, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है, ठीक है। जैसे मान लो मेरा मुंह सिमेट्रिकल है, इस कान से नाक तक की दूरी और इस कान से नाक तक की दूरी तो फिर बराबर हो जाएगी, सिमेट्रिकल है तो, ठीक है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई। सारे सेंटर्स कोलिनियर है, ये बात मैं आपको बता चुका हूं। द नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं दोस्त इक्विलेटरल ट्रायंगल के बारे में। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है कमाल है, वो तीनों तरफ से सिमेट्रिकल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर सारे एंगल बराबर हैं। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर दो एंगल बराबर थे, दो एंगल बराबर थे तो ऐसे वो सिमेट्रिकल थी। अब इसमें ये दो एंगल बराबर हैं तो ये सिमेट्रिकल है, ये दो एंगल बराबर हैं तो ऐसे भी सिमेट्रिकल है, ये दोनों एंगल बराबर हैं तो ऐसे भी सिमेट्रिकल है। तीनों एंगल बराबर हैं दोस्तों, तो इसमें ये तीनों तरफ से सिमेट्रिकल है, यानी कि अगर मैं इस पॉइंट से एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा, लंब खींचूंगा, तो ये मीडियन भी है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, इस लाइन से खींचूंगा तो। और अगर मैं इस लाइन से खींचूंगा तो भी ये जो लाइन है ये मीडियन भी है, ये एल्टीट्यूड भी है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी है, सब कुछ है। अगर मैं यहां से भी खींचूं कोई भी एक लाइन तो भी ये सब कुछ है, यानी कि एक लाइन के अंदर सारी प्रॉपर्टी है। ये जो एक लाइन है आइसो इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज के अंदर,
ये सारी लाइनों की प्रॉपर्टी अपने अंदर कैद करके चल रही है। यही लाइन है, एक दूसरे के ऊपर सारी लाइनें पड़ी हैं, यही लाइन है जिसके अंदर सारी प्रॉपर्टी है। तो ये लाइन सब कुछ है, ये लाइन सब कुछ है, ये लाइन सब कुछ है। तो यहाँ पर ये जो पॉइंट आया है ना, ये सेंट्रोइड भी है, ये इन सेंटर भी है, ये और दो सेंटर भी है, सरकम सेंटर भी है, सब कुछ है। चारों पॉइंट यही है, हिंदी में भी चारों पॉइंट यही है। ठीक है, केंद्रक भी हो गया, अंतः केंद्र भी। मेरे को सोचना पड़ता है हिंदी में, बिकॉज लाइक एक लैंग्वेज में ज्यादा पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और लंब केंद्र भी हो गया, और प्री केंद्र भी हो गया। यही बिंदु सब कुछ है इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर। ठीक है, ये तीनों तरफ से सिमेट्रिकल अबाउट ऑल द वर्टिसेस, ये तीनों तरफ से सिमेट्रिकल है। तो यहाँ पर सारे पॉइंट क्या हो गए, सारे पॉइंट सेम हो गए। यहाँ पर कोलिनियर नहीं, आइसोस्केलस में कोलिनियर है, यहाँ पर सारे पॉइंट सेम हो गए। ठीक है, देन ऑल दी सेंटर्स कोइंसाइड, सारे सेंटर कोइंसाइड कर गए, यानी कि एक दूसरे के ऊपर ही आकर बैठ गए, एक लाइन पर नहीं है। ठीक है, देन तो भैया ये अपनी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मैंने सर्कल डाल रखा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के बाहर मैंने सर्कल डाल रखा है। ये जो अंदर है ये क्या है, ये इन सर्कल है, बाहर वाला प्री वृत्त है। ठीक है, सरकम सर्कल है। तो बिकॉज ये सिमेट्रिकल है, तो अगर मैं यहां से मैं मीडियन बनाऊं, एल्टीट्यूड बनाऊं, एंगल बाइसेक्टर बनाऊं, सारे यहीं पर बन जाएंगे। और यहां पर जो पॉइंट बनाएगा वो सब कुछ होएगा, सेंट्रोइड भी होएगा, इन सेंटर भी होएगा, सब कुछ होएगा। तो बिकॉज ये सेंट्रोइड है तो ये इसको 1:2 रेशियो में बांटता है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, अगर इससे नीचे 1 है तो इससे ऊपर 2 होएगा। अगर अंदर वाले सर्कल का रेडियस 1 हो गया तो ऊपर वाले यहां से लेकर यहां तक ये भी 1 हो जाएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, आपकी सही बात है। अगर ये 1 हो गया तो ये भी 1 होगा। और ये पूरा कितना है, 1 + 2 3, तो यहां से यहां तक ये भी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक सर्कल रखते हैं, तो अगर इस सर्कल का रेडियस r है तो यहां से यहां तक भी r, यहां से यहां तक भी r, और यहां से यहां तक भी r। इस सर्कल का जो भी रेडियस है उससे 3 गुना इसकी हाइट होती है। ठीक है, तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस अगर 1 है, अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना है दोस्त, 1 यूनिट। और बाहर वाले सर्कल का सेंटर भी यही है भैया, ये पॉइंट सारी प्रॉपर्टी कैरी कर रहा है। तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस कितना यूनिट है, देखो जरा, यहां से इस पॉइंट से लेकर 1 + 1 2 यूनिट। तो अंदर वाले सर्कल का रेडियस और बाहर वाले सर्कल के रेडियस का रेशियो होता है 1:2। ठीक है, सिंपल सी बात है। जो भी ट्रायंगल की हाइट है उसका 1/3 अंदर वाला सर्कल और उसका 2/3 बाहर वाला सर्कल। ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट कितनी होती है साइड के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसकी साइड को ए बोल दूं, अगर मैं ये बोल दूं इसकी साइड ए है इक्विलेटरल ट्रायंगल की, तो इसकी हाइट क्या होगी, तो इसकी हाइट हो जाएगी √3/2 इंटू ए। आगे हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका इन रेडियस यानी कि अंतः त्रिज्या क्या हो जाएगा, अंदर वाले सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, वो पूरी हाइट का 1/3 है, पूरी हाइट का 1/3 है। तो हाइट है √3/2 इंटू ए, इसका 1/3 यानी कि a/2√3। जो बाहर वाले सर्कल का रेडियस है वो हाइट का 2/3 है, पूरी हाइट के 3 हिस्से होंगे तो उसका 2/3 है, तो वो हो जाएगा √3/2 इंटू ए इंटू 2/3। 2 से 2 गया, दैट इज इक्वल टू a/√3। ठीक है, जो बाहर वाले सर्कल का रेडियस क्या है, तो आपने इसको कैसे याद रखना है, आप ध्यान से सुनो। बाहर वाले सर्कल का रेडियस जो है अंदर वाले सर्कल के रेडियस से क्या है, डबल है, डबल है। तो बाहर वाले सर्कल का रेडियस निकालना है तो साइड को सिर्फ √3 से डिवाइड करो, सिर्फ √3 से। अंदर वाले सर्कल का रेडियस छोटा है तो एक्स्ट्रा 2 से भी डिवाइड कर दो। अंदर वाले सर्कल का रेडियस क्या है, छोटा है। बाहर वाले को निकालने के लिए सिर्फ साइड को √3 से डिवाइड कर दो। साइड से तो छोटे ही है ना दोनों रेडियस, साइड से तो छोटे ही है। तो बाहर वाले का निकालने के लिए सिर्फ √3 से डिवाइड, अंदर वाले का निकालने के लिए एक 2 एक्स्ट्रा से डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि उसका आधा होता है अंदर वाले का 2√3। अगर मैं आपको ये बोलूं कि भैया रेडियस दे रखा है, साइड बताओ, तो देखो अगर साइड दे रखी हो तो मैं √3 से डिवाइड करता हूं बाहर वाले का रेडियस निकालने के लिए है। मुझे रेडियस दे रखा है तो साइड को मैं कैसे निकालूंगा, √3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। वो सेम फॉर्मूला है, मैं जस्ट प्रैक्टिकली आपके दिमाग में सेट कर रहा हूं। अंदर वाले का रेडियस निकालना है तो अंदर वाले का रेडियस तो छोटा होता है, तो 2√3 से डिवाइड करना पड़ता है साइड को। तो साइड को 2√3 से डिवाइड करोगे तो अंदर वाला आएगा।
तो अंदर वाले को 2√3 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो साइड आ जाएगी, तो दिस इज इक्वल टू r इंटू 2√3। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गई बात। क्वेश्चन करो अभी, ये जो जितनी भी नॉलेज आपको दी है वो सारे इन क्वेश्चंस के अंदर हम अप्लाई करने वाले हैं। इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल द सम ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस इज इक्वल टू द एवरेज ऑफ। एक राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस अंतः त्रिज्या और परित्रिज्या का जो योग है वो किसकी एवरेज के बराबर होगा। तो देख लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर दोस्त इन रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2, यही होता है ना इन रेडियस। ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। तो मैंने आपको क्या बताया था, जो इन रेडियस है r वो दिस प्लस दिस माइनस दिस बाई 2। आप बोलोगे जी हाँ यही बताया था। और जो सर्कम रेडियस है वो क्या होता है, सर्कम रेडियस हाइपोटेन्यूज का आधा होता है बाहर वाले सर्कल का रेडियस। आप बोलोगे जी हाँ, तो वो होता है s/2। और एग्जामिनर बोल रहा है कि इन दोनों का जोड़ क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ के बता दो क्या होगा। देख लेते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये है p/2 प्लस p/2 माइनस h/2 प्लस h/2, तो माइनस h/2 से h/2 कट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ बचेगा p/2 प्लस p/2। यानी कि r और r का जो जोड़ है वो किसके बराबर है, एवरेज ऑफ किसकी एवरेज है, परपेंडिकुलर और बेस की, यानी कि बोथ द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल। अब लेग का मतलब पैर, ये नहीं है कि ट्रायंगल के पैर हैं। जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके 90 डिग्री के दोनों साइड, ये जो साइड्स होती हैं इनको ट्रायंगल की लेग बोलते हैं, ट्रायंगल की लेग बोलते हैं। हिंदी में इनको क्या बोलेंगे, पैर नहीं बोलेंगे। त्रिभुज के दोनों पादों की एवरेज के बराबर है, हिंदी में पाद बोलते हैं पैरों को, आपको पता है ना, क्लियर है। तो बोथ दी लेग्स ऑफ द ट्रायंगल। ये बताओ भाई, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द इन रेडियस टू द सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। तो कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल है, मान लो ये उसका परपेंडिकुलर है, ये इसका बेस है, ये इसका हाइपोटेन्यूज है, तो इन रेडियस क्या होएगा, तो इन रेडियस हो जाएगा जी परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। सर्कम रेडियस क्या हो जाएगा, यानी कि परित्रिज्या क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी जी हाइपोटेन्यूज बाई 2। ठीक है, तो अब क्या ये कट कर कोई एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, जी नहीं, ये तो डिपेंड करता है कि परपेंडिकुलर और बेस कितना होएगा, उस चीज के ऊपर डिपेंड करता है। ऑफ कोर्स हाइपोटेन्यूज से ये तो कट जाएगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज से कटेंगे नहीं कटेंगे, कितने पर कटेंगे, ये डिपेंड करता है पी और बी पर। तो आंसर हो जाएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने क्यों पूछा, बिकॉज ऐसे क्वेश्चन जब एग्जामिनर पूछता है तो स्टूडेंट क्या करते हैं, कई स्टूडेंट ये करते हैं कि 3 4 5 की ट्रायंगल ली और देख लेते हैं कि चलो वैल्यूज मान लेते हैं। वैल्यूज मानने का इतना शौक होता है कई बार स्टूडेंट को, 3 और 4 7, 7 में है 5 के 2, 2/2 1 है, तो इन रेडियस क्या आ गया 1, और सर्कम रेडियस क्या आ गया 5 का आधा क्या आ गया 5/2, तो 2:5 लगाकर भागाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ये थोड़ी है कुछ भी मान लोगे, 3 4 5 मान लिया, 5 12 13 मानोगे तो कुछ और आएगा, कुछ और मानोगे तो कुछ और आएगा। ठीक है, ये बताओ भाई, in the given figure ABCD and PQRS are two squares with areas 289 and 169 centimeter square. Find the radius of the circle given in the figure. इजी क्वेश्चन है, सोचोगे तो तुरंत आ जाएगा। बाहर वाले सर्कल का एरिया है 289, तो वो 17 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर की साइड क्या होगी 17, यानी कि दिस इज 17। ठीक है, अंदर वाले स्क्वायर का एरिया है 169, ये 13 का स्क्वायर है। ठीक है, तो साइड क्या होगी 13। अब ध्यान से देखो, अगर यहां से लेकर यहां तक A है और यहां से लेकर यहां तक B है, बिकॉज एक स्क्वायर के अंदर आपको स्क्वायर बनाना है, छोटे वाला हिस्सा A है और ये B है, तो यहां से लेकर यहां तक B होएगा, यहां से यहां तक A होएगा, यहां से यहां तक B होएगा, यहां से यहां तक A होएगा। सिमेट्री तो मेंटेन रहेगी ना, यहां से यहां तक B होएगा, यहां से यहां तक A होएगा। जी हाँ, बिल्कुल मेंटेन रहेगी। ठीक है, तो यहां पर देखो उसने इस वाले सर्कल का इन रेडियस पूछा है, तो इन रेडियस हम कैसे बता सकते हैं, हम इन रेडियस बता सकते हैं दिस प्लस दिस माइनस दिस डिवाइडेड बाय 2। जी हाँ बिल्कुल, तो ये वाली साइड तो आपको पता है, अंदर वाले स्क्वायर की साइड क्या है 13। ए और बी के बारे में आपको नहीं पता क्या, ए और बी का आपको सम पता है क्या,
भैया यहाँ से लेकर यहाँ तक ए है, यहाँ से लेकर यहाँ तक बी है, तो ए और बी का सम क्या है? ए और बी का सम है 17। तो दिस प्लस दिस इज इक्वल टू 17 माइनस 13 डिवाइडेड बाई 2। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2। दैट्स ऑल, ऑप्शन है। अब कुछ स्टूडेंट को ये डाउट हो सकता है कि सर अगर ये ए और ये बी है तो आप कैसे बोल सकते हो ये ए और ये बी है? तो नंबर 1 बात तो ये है कि ये सिमेट्री के कारण मैं ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। ऐसी सिमेट्री मेंटेन होगी अगर स्क्वायर के अंदर आप स्क्वायर डालोगे, तो ये चीज आपको फील होनी चाहिए दोस्त, ये आपको फील होनी चाहिए। अगर आपको फील नहीं होगी तो मैं मैथमेटिकली प्रूव कर दूंगा, बट आपको फील होनी चाहिए, ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, प्रूव कर लेते हैं। तो मैं ये प्रूव करूंगा कि ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर ये ए है तो ये भी ए है, अगर ये बी है तो ये भी बी है, और सिमिलरली हम आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो चलो, तो मैं एक बात तो हमें पता है कि इस वाले स्क्वायर की जो साइड है, मतलब एस आर भी स्क्वायर की साइड है और आर क्यू भी इसी स्क्वायर की साइड है, तो ये दोनों तो बराबर हैं। जी हाँ, बिल्कुल बराबर है, ठीक है। और हमें क्या पता है? और हमें ये पता है कि ये राइट एंगल है और ये भी राइट एंगल है। मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर रहा हूँ, ठीक है। और मुझे ये पता है कि अगर मैं इस एंगल को ए मानता हूं तो ये 90 है, और इन तीनों एंगल का सम 180 है। 180 में से 90 तो कवर हो गया, तो इन दोनों का सम 90 बचेगा। तो अगर ये ए है तो ये 90 माइनस ए है, अगर ये 90 माइनस ए है तो ये ए है, तो और अगर ये ए है तो ये 90 माइनस ए है। तो ये देखो, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई दोनों। अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई तो इस साइड की जो लंबाई है x, तो इस साइड की भी वही लंबाई होगी, इस साइड की जो लंबाई है y, इस साइड की भी वही लंबाई होगी, एंड सो ऑन। हम आगे बढ़ सकते हैं और उसी तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। ये बताओ भाई, यहां पर मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं, बिकॉज पहले आगे मैं आपको बिकॉज वो बात डिटेल में बताने वाला था, लेकिन इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए वो चाहिए, तो मैं पहले ही आपको बता देता हूं, फिर आप ट्राई कर सकते हो। अगर हमारे पास एक ट्रायंगल है 15, 75 और 90 डिग्री की, तो 15 डिग्री के सामने वाली साइड को, ये मैं आपको याद कराने वाला हूं, मैंने 30, 60, 90, 45, 45, 90 याद करवा दिया। आगे और डिटेल में करेंगे और ये भी करेंगे, ठीक है। 15 के सामने अगर √3 - 1 है, तो 75 के सामने बड़ा है ना, तो यहाँ पर होगी √3 + 1, और 90 के सामने होगी 2√2। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये कहाँ से आए, तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आपको बताऊंगा दोस्त, ठीक है। इजीली आपको पता लग जाएगा। वो tan 15 डिग्री sin 15 डिग्री निकालते हैं ना, वहीं से आए, कोई खास बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो √3 - 1 √3 + 1, 75 डिग्री बड़ा है तो बड़े के सामने प्लस वाला, छोटे के सामने माइनस वाला, और 90 के सामने 2√2। और यहां से आप कुछ भी निकाल सकते हो, tan 15 sin 15 cos 15 secant 15 tan 75, हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकाल सकते हो यहां से, ठीक है। वो भी आपका काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो अब एग्जामिनर ने क्या बोला है, किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:5:6 है, तो एंगल्स का सम क्या होता है 180 डिग्री। 5 और 1 6 और 6 12, 12 × 15 180, तो 15 एकम 15, 15 5 75, 15 6 90। इसीलिए मैंने आपको ये बताया है। तो ट्रायंगल के 3 एंगल ये आ गए, तो इनकी साइड का रेशियो मैंने लिख दिया। तो उसने बोला क्या है कि इसकी परित्रिज्या और अंत त्रिज्या का अनुपात बताओ, सरकम रेडियस और इन रेडियस का। तो इजीली बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सरकम रेडियस क्या होता है, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाई 2, हाइपोटेन्यूज है 2√2 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि √2 डिवाइडेड बाई इन रेडियस। अंत त्रिज्या क्या होती है, ये जमा ये घटा ये बटे 2, तो ये जमा ये क्या होगा, -1 से +1 गया, √3 + √3 2√3 माइनस 2√2, 2√3 माइनस 2√2 बटे में 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, √3 माइनस √2। ये ऊपर जाकर रेशनलाइज होएगा, तो आपको पता है इनके बीच का साइन बदल जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर 3, इसका स्क्वायर 2, दोनों के स्क्वायर के बीच का डिफरेंस 1, खलास। तो ये क्या आ जाएगा, √6 + 2 बटे 1। ये है भैया अनुपात, √6 + 2 बाई 1 उसने लिखा नहीं। ये बताओ, इन द गिवन डायग्राम एन इन सर्कल DEF is circumscribed by a right angle triangle in which AF is 6। यहाँ पर AF जो है वो 6 है, अगर ये 6 है तो ये भी 6 होएगा, ठीक है, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। और यहाँ पर स्क्वायर बनता है वो भी आपको पता है।
EC जो है वो 15 है, अगर EC यहाँ पर 15 है तो CD यहाँ पर ये भी 15 होगी, टेंजेंट फ्रॉम सेम पॉइंट। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक A है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी A होएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। तो ये कोई ना कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो होएगा, ठीक है, कोई ना कोई पाइथागोरियन ट्रिपलेट तो ये होएगा। हम हिट एंड ट्रायल कर लेते हैं, मैक्सिमम चांसेस होते हैं होने के, तो हिट एंड ट्रायल करो। कौन सी साइड है जो आपको पता है? आप बोलोगे सर ये पता है 15 और 6 21, ये पूरी साइड पता है। तो 21 किसी पाइथागोरियन ट्रिपलेट के अंदर आता है। 3 4 5 में 3 का 7 गुना हो सकता है, 7 24 25 में 7 का 3 गुना हो सकता है, या फिर 20 21 29 में वो वाला भी हो सकता है। तो ये हिट एंड ट्रायल है दोस्त। आपको कौन सा स्ट्राइक करेगा, आप कौन सा पुट करोगे उसके ऊपर डिपेंड करता है। 20 21 19 में ट्राई, 20 21 29 में ट्राई करता हूं तो ये 21 है, तो अब ये तो 29 होएगा नहीं, ये 20 है। तो यहाँ पर अगर मैं ए की वैल्यू 14 रखूं तो ये 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ए की वैल्यू 14, तो 14 और 15 29 सेट हो गया, यानी कि ए की वैल्यू 14 है, BD की लंबाई 14 है, CD की लंबाई 15 है। 15 माइनस 14, यही उसने पूछा था, इन दोनों का डिफरेंस, दैट इज ऑप्शन ए। तो एक तो ये तरीका है हिट एंड ट्रायल, ये क्या है? हिट एंड ट्रायल है, ठीक है। अगर आप बोलो मैं तो हिट एंड ट्रायल से नहीं करूंगा, तो अगर आप हिट एंड ट्रायल से नहीं करोगे तो या पाइथागोरस लगा दो, दूसरा तरीका, फिर बाद में तीसरा तरीका बता दूंगा, ठीक है। तो देखो, अगर आपने पाइथागोरस लगाना है तो a प्लस 6 का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस 15 का स्क्वायर, ठीक है। 12a उधर जाएगा तो यहां पर हो जाएगा 18a, 225 इधर आएगा, ये दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या बना लेंगे? 4 7 7, 225 7 में 5 गए 2, 7 में 2 गए 5, 4 में 2 गए 2, तो a इज इक्वल टू 18 कम 18, 18 चौके 72, a की वैल्यू 14, जो कि हमने हिट एंड ट्रायल से निकाली थी। आंसर इज 1, दैट इज ऑप्शन है। या तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर मैं आपको एक छोटी सी चीज और बता देता हूँ, वो वैसे याद रखनी जरूरी नहीं है बट मैं फिर भी बता देता हूँ। और बतेरी चीजें टीचर्स को पता होती हैं, मेरे को बतेरी चीजें पता है जो आपको नहीं बताता हूँ। क्यों? क्योंकि वो जरूरी नहीं है, वो फालतू की बकवास है। आपको काम की चीजें पढ़ाने के लिए मुझे बहुत फालतू की बकवास पढ़नी पड़ती है ठीक है, फालतू की बकवास तो नहीं कह सकते, मतलब कि बकवास तो क्या ही है भाई, मैथमेटिक्स बकवास थोड़ी है, बट हमारे एग्जाम के अकॉर्डिंग वो इरेलेवेंट हो जाते हैं कुछ चीजें जो हमें पढ़नी पड़ती है, ठीक है। अगर ये सर्कल इस लाइन को यहाँ पर टच कर रहा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर a है और यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी अगर b है, तो इस ट्रायंगल का जो एरिया होता है दैट इज a इंटू बी, ठीक है। अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कौन सा पॉइंट है? ये वो पॉइंट है जिसको ये सर्कल टच कर रहा है, ये नहीं कि कोई भी पॉइंट है जिसको ये सर्कल टच कर रहा है राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। तो इस ट्रायंगल का जो एरिया है दैट इज a इंटू बी, उसको भी हम यहाँ पर यूज कर सकते थे। अब आप बोलोगे सर ये आया कहाँ से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ भाई, ये आया कहाँ से, इसका एरिया इसके बराबर कैसे होगा। तो इस ट्रायंगल का एरिया हम दो तरीकों से निकाल सकते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। ये a है, ये b है, तो ये a है, ये भी b होएगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक a होएगा, और ये इन रेडियस होएगा बिकॉज यहाँ पर स्क्वायर बनता है इसके रेडियस का, ये इन रेडियस, इसका r होएगा। तो इसके एरिया को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक तो a इज इक्वल टू r इंटू एस, और हम लिख सकते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। तो मैं इन दोनों तरीके से एक बार लिखने की कोशिश करता हूं। यहाँ पर देखो जरा, तो इसका एरिया है r इंटू सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर क्या होएगा? सेमी पेरीमीटर होएगा 2a में एक r में से एक r में ले लेता हूं, a प्लस बी प्लस आर इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है? b प्लस आर, और हाइट क्या है? a प्लस आर, ठीक है। तो चलिए आगे इनको हम इक्वेट करते हैं। तो इसको मैं सोल्व करता हूं, यहां से वो कटेगा, ठीक है, सोल्व ही करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा जी आर ए प्लस आर बी प्लस आर स्क्वायर, और इस 2 को मैं इधर ले आया, इस 2 को मैं पहले ही ले आता हूं, फालतू में क्यों, इस 2 को मैं इधर ले आया, तो ये क्या हो जाएगा 2ar प्लस 2br प्लस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हमें देंगे ab प्लस ar प्लस br प्लस r स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक ar है, एक br है, एक r स्क्वायर है, और यहाँ पर ये सारी चीजें दो दो बार हैं। तो यहाँ से जब यहाँ पर चीजें आएंगी
यहां से जब यहां पर चीजें आएंगी तो एक एक बार वो कैंसिल आउट हो जाएंगी। इसको उधर मैं लिख देता हूं क्या, ए बी। अब आप यहां पर जब आप कॉमन लोगे आर तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस आर इज इक्वल टू ए बी। मैंने यही बताया था कि ए और बी का जो प्रोडक्ट है वो एरिया के बराबर है। तो ये आ तो गया एरिया, कैसे आ गया ये देखो, आर इंटू एस, ये वही तो है आर इंटू एस। ठीक है, एरिया के बराबर है। तो एरिया ए इंटू बी ऐसे भी आप निकाल सकते हो। तो इस मेथड को यूज करके फिर कैसे करोगे, इस फॉर्मूले को यूज करके। वैसे देखो ये बिल्कुल भी प्रचलित फॉर्मूला नहीं है, ना ही आपके एग्जाम में और ना ही वैसे। तो इसको बिना याद किए भी आपका काम चल जाएगा, कोई भी क्वेश्चन नहीं अटकेगा। ठीक है, जस्ट मैं वैसे इस क्वेश्चन के साथ बता रहा था। तो इसका एरिया हम दो तरीके से निकाल सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यानी कि हाफ इंटू ए प्लस 6 इंटू 21 इज इक्वल टू ए इंटू 15। ऐसे भी तो निकाल सकते हैं, ए इंटू बी 15a। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं। 3 7 21, 3 5 15, ये 2 जब उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 10a। जब ये 7 इधर आएगा तो 7a प्लस 42, 7 उधर जाएगा तो 3a इक्वल टू 42, देयरफॉर a इक्वल टू 14। वही तो हमने निकाला थोड़ी देर पहले, a इक्वल टू 14 और 15 और 14 के बीच का फर्क हमने बताना था, ऑप्शन है। ठीक है, बताओ भाई। PQR is a triangle in which angle QPR is 90, एंगल QPR 90 है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है। PQ 24 है, PR 32 है। 3 का 8 गुना, 4 का 8 गुना, 5 का 8 गुना, 3 4 5, तो 5 का 8 गुना यानी कि 40। ठीक है, QA इज इक्वल टू AR, और QA जो है वो AR के बराबर है। तो ये चीज मैं आपको कई बार बता चुका हूं कि भैया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको ऐसी स्थिति देखने को मिले कि ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, तो ये तीनों ही बराबर होंगे। तो अगर QA AR के बराबर और यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है तो भैया ये जो PA है ये भी इन सब के बराबर होगा। ये अगर पूरा 40 है तो QA जो है वो 20 होगा, AR भी 20 होगा और PA भी 20 होगा। ठीक है, बढ़िया बात है। QT इज एन एंगल बाइसेक्टर। QT जो है ये एंगल बाइसेक्टर है, और एंगल बाइसेक्टर के बारे में आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम में पढ़ा चुका हूं। एंगल बाइसेक्टर सामने वाली भुजा को उसी रेशो में बांटता है जिस रेशो में एंगल बाइसेक्टर को कंटेन करने वाली दो साइड्स होती हैं। तो 4 6 24, 4 5 20, 6:5, तो इसको भी 6:5 में बांटेगा, यानी कि 6 और 5 11, 11 में से 6 ये होगी, 11 में से 5 ये होगी। उसने पूछ रखी है TA, तो 11 में से 5 यानी कि 5 आउट ऑफ 11, इतनी इसकी लेंथ होगी टोटल में से। टोटल इसकी लेंथ है 20, यानी कि 100/11। डन 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 डन, ऑप्शन है। ठीक है, बताइए भाई, What is the distance between the ortho center and circumcenter of a triangle whose sides measure this? अगर किसी ट्रायंगल की साइड का ये मेजर है तो राइट एंगल ट्रायंगल होगी कि नहीं है? 5 का डबल, 12 का डबल, 13 का डबल, 5 12 13 का डबल, तो राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। और इसके ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर के बीच में डिफरेंस, तो इसका ऑर्थो सेंटर यहाँ पर आपके दिमाग में सीधा आना चाहिए 13, ऐसे खत्म, सॉरी 13/2 आपके दिमाग में अरे 13 ही आएगा। मैं सोचा वहां पर 13 है, फिर मैंने 13/2 किया। 26 था पहले, मैंने 13 किया, फिर 7.5, 6.5 करने वाला, 7.5 तो काम। ठीक है, 26 का आधा 13, यहाँ पर सीधा 13 आंसर आपके दिमाग के अंदर आना चाहिए। ठीक है, ऑर्थो सेंटर कहां पर होगा राइट एंगल ट्रायंगल का? यहां से अगर एल्टीट्यूड बनाओगे तो यहां पर आएगी, यहां से अगर एल्टीट्यूड बनाओगे तो यहां पर आएगी, यहां से एल्टीट्यूड बनाओगे वो भी यहां से पास होगी। तो ऑर्थो सेंटर ये रहा और सर्कम सेंटर ये रहा, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा? बिकॉज ये मिड पॉइंट है जहां पर सर्कम सेंटर है, तो ये भी 13, ये भी 13, ये भी 13। ये चीज कई बार कर चुके हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 13। अगर वो आपसे ये पूछ लेता कि ऑर्थो सेंटर और सेंट्रोइड के बीच में कितना डिफरेंस होगा, कितना डिस्टेंस होगा, तो 13 का 2/3। सेंट्रोइड और इसके बीच में कितना डिफरेंस होगा, तो क्या करोगे? 13 का 1/3। अगर
अगर एग्जामिनर ये बोलता है आपको कि भैया इस ट्रायंगल का कहीं ना कहीं यहाँ पर इन सेंटर होगा, कि इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच में क्या डिस्टेंस होगा, तो यूलर्स फॉर्मूला, अगर हमें ये दोनों पता है तो हम ऐसे लगाएंगे हैं। अगर एग्जामिनर ये पूछ लेता है कि भैया और दो सेंटर और इन सेंटर के बीच में क्या फर्क होगा, तो इन रेडियस निकालोगे और उसका √2 टाइम्स और √2। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने यहां पर आपको क्या करवा दी है, याद करवा दी है, रिवाइज करवा दी है अच्छे से। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल, तो अब यहां पर वो सारी चीजें आपने लगानी है। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर इज 2√2। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका जो इन सेंटर है यहां पर होएगा और इन सेंटर के साथ हमेशा यहां पर स्क्वायर बनता है। अगर इसका इन रेडियस r है, ये इसका ऑर्थो सेंटर होएगा, सारी एल्टीट्यूड यहां से पास होती है राइट एंगुलर वर्टेक्स पर। ठीक है, इसके और इसके बीच में जो डिस्टेंस है वो r√2 होता है। तो यहाँ पर एग्जामिनर ने आपको क्या बताया है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 2√2 है। तो यानी कि जो इन रेडियस है वो 2 आ गया, यानी कि इन रेडियस क्या आ गया, 2 आ गया। अगर इन रेडियस 2 आ गया मेरे दोस्त, और उसने क्या बता रखा है, उसने आपको बता रखा है कि सेमी पेरीमीटर 15 है। तो मैंने आपको एक और बात बताई थी कि सेमी पेरीमीटर 15 है तो इन रेडियस प्लस हाइपोटेन्यूज सेमी पेरीमीटर होता है। RHS राइट हैंड साइड, R प्लस H इज इक्वल टू S। ठीक है, कैसे, मैंने आपको बताया था कि सेमी पेरीमीटर के अंदर पेरीमीटर का हाफ लिया जाता है। तो देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक ये बराबर चीजें हैं, दोनों पेरीमीटर के अंदर इन्वॉल्व है। तो इन दोनों में से मैंने एक चीज ले ली R, यहां से मैं यहां तक ले लूं या यहां से यहां तक ले लूं, इनमें से एक चीज ले लूं, बिकॉज आधी चीजें लेनी है सेमी पेरीमीटर। तो मैंने यहां से यहां तक ए ले लिया, मैं यहां से यहां तक ले लूं या मैं यहां से यहां तक ले लूं, मान लो ये बी है तो मैंने सिर्फ एक पी ले लिया, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आर हो गया, आर प्लस हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सेमी पेरीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर 15 है, इन रेडियस 2 है, तो हाइपोटेन्यूज 13 हो जाएगा। 5 12 13 की फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही, बता दो जरा। अगर 5 12 13 की फीलिंग आ रही है तो एक बार लगा कर देख लो, वही मिलेगा। अगर वैसे उसकी जरूरत भी नहीं है, उसने पूछा क्या, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल। तो देखो यहां से मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा, अगर मैं मीडियन ड्रॉ करूंगा तो ये भी 13/2, ये भी 13/2 और यहां से लेकर यहां तक ये भी 13/2 और यहां पर सेंट्रोइड होएगा और सेंट्रोइड और सर्कम सेंटर के बीच में उसने डिस्टेंस पूछा होगा। हाँ जी, सर्कम सेंटर। ठीक है, तो जो पूरी मीडियन की लंबाई है 13/2 उसका 1/3 होता है, 2:1 रेशियो में बांटता है, तो 13/2 का 1/3 और वही आंसर। या ऑप्शन है। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा, बताओ। इन द फिगर गिवन बिलो जी इज सेंट्रोइड ऑफ ट्रायंगल PQR। तो ट्रायंगल PQR का सेंट्रोइड जो है ये जी है। ठीक है भैया, ये हर एक मीडियन को 2:1 रेशियो में बांटेगा। GN इज 6, गुड नाइट इज इक्वल टू 6। GN अगर 6 है तो 2:1 रेशियो में बांटता है, ये 6 है तो ये 12 होगी। GM इज 4.5, अगर ये 4.5 है 2:1 रेशियो में बांटता है तो ये 9 होगी, और 9 12 ये 15 होएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट 3 4 5 के 3 गुना। PGQ इज 90, PGQ 90 है ये, तो ये सारे ही 90 हो गए। देन फाइंड द लेंथ GR। तो GR भी तो एक मीडियन का हिस्सा है, GR बिकॉज ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड को यहां से मिलाओगे तो मीडियन ही बनती है। तो इस मीडियन को मैं पूरी करना चाह रहा हूं, इस मीडियन को मैंने पूरी कर दिया। अगर मैंने इस पूरी मीडियन की लंबाई भी निकाल ली तो भी 2:1 रेशियो में होता ही है। किसी भी टुकड़े की लंबाई निकाल ली तो 1:2 इस रेशियो में होता है ना। तो देखो अब ध्यान से देखो, मैं आपको इतनी बार बता चुका हूं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के राइट एंगुलर वर्टेक्स से अगर यहां पर मीडियन ड्रॉ की जाती है और ये दोनों बराबर हो जाते हैं तो ये तीनों बराबर होंगे। ठीक है, और इसी लाइन के ऊपर यहाँ पर क्या होता है, सर्कम सेंटर, यहाँ पर क्या होता है, सेंट्रोइड, और यहाँ पर क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ये चीजें ही बता चुका हूं। ठीक है, तो अगर ये पूरा 15 है
बिकॉज पी जी क्यू एक राइट एंगल ट्रायंगल है और इसके अंदर मैंने मीडियन ड्रॉ की है जो सामने वाली साइड को आधा आधा बांटेगी। तो अगर ये और ये बराबर है तो ये तीनों बराबर होते हैं, मैंने आपको बताया। तो ये पूरा 15 है, तो ये 15/2 है 7.5, ये भी 7.5, ये भी 7.5। अगर ये 7.5 है तो उसने जी आर पूछा जो 7.5 का डबल होएगा 15 होएगा। ठीक है, 1:2 रेशियो होता है, दैट इज ऑप्शन है। बताओ, इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी एंगल बी इक्वल टू 90। ये वाला एंगल 90 है भाई। ठीक है, मीडियन ए डी एंड सी ई इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ, तो ये सेंट्रोइड हो गया फिर। ठीक है, इफ ए डी इज इक्वल टू 66, सी ई इज इक्वल टू 57, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ डी ई ओ एफ। ठीक है, तो ए डी जो है वो क्या है, वो 66 है। तो आपको एक चीज ध्यान आई, एक ऐसी ट्रायंगल जो राइट एंगल ट्रायंगल है और उसकी मीडियंस खींची गई है, कुछ फॉर्मूला ध्यान आया। एक और चीज बताता हूं, एक ऐसी ट्रायंगल जहां पर मीडियंस 90 डिग्री पर काटती हैं, एक ऐसी ट्रायंगल जहां पर मीडियंस 90 डिग्री पर नहीं काटती लेकिन साइड जो है वो 90 डिग्री पर काटती हैं। फाइव बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स बी एल स्क्वायर प्लस सी एम स्क्वायर। 5bc स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, ये यहां पर यूज होएगा बिकॉज मीडियंस है और 90 डिग्री का एंगल है ना यहाँ पर। क्यों यूज होएगा अभी आपको पता चल जाएगा। देखो, तो ये सेंट्रोइड है, तो एडी जो 66 है, अगर एडी 66 है तो ये 22 और ये 44 होएगा, 2:1 वो 57 है। तो कौन सी है, ये सीई है ना, सीई। हाँ, ये 19 है तो 38 होएगा। ठीक है, बढ़िया बात है। अब उसने क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ डीई। तो इस डीई की लेंथ कैसे निकालोगे, देखो ये तो मीडियन है, ये मीडियन है, मिड पॉइंट है। अगर दो मिड पॉइंट को मिलाकर जो लाइन बनती है वो सामने वाली लाइन के पैरेलल और उससे आधी होती है, तो ये उससे आधी है। अगर मुझे एसी मिल जाए तो मजा आ जाए, एसी मिल जाए तो गर्मी आराम से कट जाए, गर्मी ना लगे। तो ये जो एसी है ये वही तो केस हो गया कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ पर एक मीडियन खींची है, यहाँ पर एक मीडियन खींची है। ये तो 5 टाइम्स ऑफ दिस स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स इनटू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो 5 टाइम्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स 66 है, एक मीडियन की लंबाई 66 है और 57 का स्क्वायर। ठीक है, ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है, तो मैं दोनों में से 3 कॉमन ले रहा हूं, लेकिन स्क्वायर है तो 9 कॉमन आएगा। ठीक है, तो 22 का स्क्वायर 484, 19 आगे क्या बच गया, 3 कॉमन लूंगा तो 19, 19 का स्क्वायर 361। ये क्या बन जाएगा, 400, 300, 700, 840, 869, ये बनेगा ना 865, 9 का बनेगा यार। ठीक है, तो 5 से काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 7 35, 5 एकम 5 3, 5 3 15। मैंने गलत कर दिया क्या, 4 और 3 7, यहाँ पर 22 बचा था, 22 का 484, यहाँ पर 19 बचा था, 19 का भी कर दिया मैंने। ठीक है, तो 700, 840, 845, 865, मतलब दिमाग खराब हो रखा है, मतलब मैंने 865 बोला। ठीक है, तो 5 से मैं इसको काट रहा हूँ, 5 एकम 5, 5 के 30, 5 ने में 45। ठीक है, तो जो AC का स्क्वायर है वो ये है, तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 × 3 6 × 13 78। तो AC की जो लंबाई है दैट इज 78। अगर AC की लंबाई 78 है, ये मिड पॉइंट को जोड़कर बनाई गई है, तो सामने वाली भुजा के आधी होएगी, तो इसकी लंबाई हो जाएगी दोस्त 78 की आधी 39। उसने पूछा क्या है, DE प्लस OF, तो अब हमें OF की लंबाई निकालनी पड़ेगी। सोचो, देखो ये चीजें सारी मुझे पहले ही पता है, मुझे पता है क्वेश्चन का आंसर कैसे निकलेगा। ये मैं डायरेक्टली बताना नहीं चाहता, मैं इसलिए नहीं बताना चाहता, मैं चाहता हूँ कि आपका दिमाग स्टिमुलेट हो, ये नहीं कि मैं बता दूं सीधा। टीचिंग कहाँ हुई, टीचिंग कहाँ हुई, लर्निंग कहाँ हुई आपकी। ठीक है,
देखो ये वाली लाइन उसके पैरेलल है, कुछ दिमाग में आ रहा है डमरू वमरू? ये वाली लाइन इसके पैरेलल है क्योंकि मिड पॉइंट को बनाकर बनाई गई है और इससे आधी है, तो डमरू दिमाग में आ रहा है? दो पैरेलल लाइन के बीच में ऐसे क्रॉस बनाया गया है, तो ये वाली ट्रायंगल और ये वाली ट्रायंगल दोनों सिमिलर होंगी, और अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर होंगी, ऊपर वाली ट्रायंगल अगर एक है तो नीचे वाली ट्रायंगल की साइड दो है, बिकॉज जिससे आधी है वो। और अगर मैं ये लाइन यहाँ पर बनाऊं तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये एक होएगा, बिकॉज ये सिमिलर है, तो ये दो होएगा, ठीक है। और बिकॉज ये सेंट्रोइड है, तो अगर इससे नीचे 2 यूनिट है तो इससे ऊपर 4 यूनिट होएगा, 2:1 रेशियो होता है। तो इससे ऊपर अगर 4 यूनिट है, 4 में से 1 गया 3, ये 312, मैंने आपको पहले ही बताया था, एक क्वेश्चन किया था हमने कि 3 1 2 ये ऐसे होते हैं। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वही डमरू है, अगर ये 3 है तो ये 1 है तो ये 2 है, ठीक है। तो यहाँ पर भी एग्जैक्टली वही 3:1:2 का रेशियो होएगा। ये पूरा अगर 78 है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होएगा, ये 39 होएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होएगा, 39 होएगा, और एग्जैक्टली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या होएगा, ये 39 होएगा। राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन ड्रॉ करोगे तो सेम सेम सेम। तो 39 का 3:1:2 रेशियो में बांटोगे तो ओ एफ ही निकालना है ना, तो 3 2 5 और 1 6, 39 का 1/6, 3 दूनी 6, 3 13, 13/2, तो 39 प्लस 13/2 यानी कि 6.5, 45.5 आंसर, दैट इज ऑप्शन बी, ठीक है। इन एन आइसोस्केलस ट्रायंगल राइट एंगल्ड, इन एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, एबीसी, एंगल बी से राइट एंगल, एंगल बी राइट एंगल है, ठीक है भाई। एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी ए सी इज ए एन, इसका एंगल बाइसेक्टर ए एन है। इंटरसेक्टेड एट एम बाय द मीडियन बी ओ, मीडियन बी ओ के द्वारा एम पर काटा जाता है। ठीक है। पॉइंट ओ लाइज ऑन द हाइपोटेन्यूज, ओ एम इज 20, अच्छा एम पर काटा जाता है, ये एम पर, ओ एम जो है वो 20 है, तो हमने बताना क्या है, ए बी की वैल्यू। तो एक बार सोचो जरा, धीरे धीरे मैं सोल्व करूंगा, ठीक, आपको हिंट मिलती जाएगी। बिकॉज ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ऊपर से ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो ये वाला एंगल भी 45, ये वाला एंगल भी 45, ये वाला एंगल 90, तो 1:1:√2, ठीक है। तो 1:1√2 ये रेशियो है, लेकिन ये मीडियन है, इसको 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो ताकि ये 2 बराबर हिस्सों में बट जाए और मुझे फ्रैक्शन से डील ना करना पड़े, तो मैं 2:2:2√2 इसको ऐसे इमेजिन कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां से लेकर यहां तक ये भी √2, यहां से लेकर यहां तक ये भी √2, और यहां से लेकर यहां तक ये भी √2। क्यों? बिकॉज राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ये मीडियन ड्रॉ की गई है, ठीक है, ठीक है। और बिकॉज ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो मेरी जान ये भी 45 डिग्री आइसोस्केलस है ना भैया, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो अनइक्वल एंगल से अगर ऐसे मारेंगे तो एंगल बाइसेक्टर भी होगा, तो ये भी 45, ये भी 45 और ये 90, आप ऐसे भी इसको देख सकते हैं, आपका दिल करे तो, ठीक है, ठीक है। इसकी लंबाई आ गई √2। तो अब हमें एक बात पता है क्या, कि ए एन एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर है, आप बोलोगे जी हाँ एंगल बाइसेक्टर है, तो ए एन इस सामने वाली लाइन को ट्रायंगल ए बी ओ के अंदर देखो, ए बी ओ, मुझे ये पता है तो मुझे ये भी निकल जाएगा, सब कुछ निकल जाएगा, बिकॉज हमें रेशियो पता है हर एक चीज का, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी ओ के अंदर ये जो एंगल बाइसेक्टर है, ये इसको किस रेशियो में बांटेगा, जो इन साइड्स का रेशियो है, तो 2:√2, तो √2 से काटोगे तो √2:1 रेशियो में बांटेगा। अगर ये √2 है तो ये 1 है, अगर 1 की जगह 20 है तो √2 की जगह क्या होगा, 20√2, तो इसकी लंबाई क्या है, 20√2, और इस पूरी साइड की लंबाई क्या है, √2, यानी कि √2 को क्या रिप्रेजेंट करता है, 20 + 20√2, √2 को क्या रिप्रेजेंट करता है, 20 + 20√2, और हमें क्या निकालना है, 2, कि 2 को क्या रिप्रेजेंट करता है, ए बी, तो √2 को √2 से गुणा कर दो, है ना, √2 को √2 से गुणा कर दो, तो चलिए गुणा कर देते हैं।
तो इसको अगर मैं √2 से गुणा करूंगा तो 20√2 इंटू √2 40 प्लस 20√2। अब इसको सोल्व कर लो। √2 की वैल्यू क्या होती है? √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, 14 का डबल क्या हो जाएगा भैया? 14 का डबल हो जाएगा 28 और इसके बाद पॉइंट तो 68.28। आंसर विल बी नन ऑफ दिस। अब ऐसे कुछ ये क्वेश्चन होते हैं कि आपने भी हो सकता है ये निकाल लिया हो, लेकिन खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब ऑप्शन मिलेगा नहीं तो सोचेंगे नन ऑफ दिस तो कहाँ होगा, खुद ही ट्राई करते रहेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं। If the orthocenter, circumcenter and centroid of a triangle are collinear, then the triangle may be। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो सकती है? तो देखते हैं भैया। अगर ट्रायंगल आइसोस्केलस है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर ये सारे चारों पॉइंट कोलिनियर होते हैं। जी हाँ, तो ट्रायंगल आइसोस्केलस भी हो सकती है। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर ऑर्थोसेंटर होता है। अगर मैं एक मीडियन यहाँ पर ऐसे ड्रॉ करूं, मीडियन, ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज के एग्जैक्टली बीच में यहाँ पर सर्कम सेंटर होता है, यहाँ पर ऑर्थोसेंटर, और इस मीडियन के ऊपर ही कहीं ना कहीं सेंट्रोइड होता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में भी तीनों कोलिनियर होते हैं ये। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का तो पूछो ही मत, उसके अंदर तो एक लाइन के ऊपर होते ही हैं। कोलिनियर का मतलब क्या है कि एक लाइन पर पड़े रहने वाले पॉइंट तो एक लाइन पर तो पड़े ही हैं, बिकॉज चारों पॉइंट यहीं पर पड़े हैं, तो इक्विलेटरल में तो होते ही हैं। तो यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा? 1, 2 and 3। ठीक है, यहाँ पर कई बंदे सिर्फ 1 and 3 लगा देंगे राइट एंगल के बारे में, अगर उन्होंने ठीक से नहीं पढ़ा तो। ये बताओ भाई, एक बार हट जाता हूं। सीडीएस का क्वेश्चन है। सीडीएस में ऐसे लोकस वाले क्वेश्चन आते हैं। लेट ए बी सी बी ए ट्रायंगल इन विच ए बी इज इक्वल टू ए सी। अपने पास ए बी सी एक ट्रायंगल है जिसके अंदर ए बी इज इक्वल टू ए सी एक आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इसका मतलब। और ये क्या बता रहे हैं, अब ध्यान से सुनिएगा। लेट एल बी दी लोकस। लोकस का मतलब होता है बिंदु पथ, हिंदी में लिख रखा है, हाँ जी, बिंदु पथ। मतलब कि बिंदुओं का पथ है, ऐसे बिंदुओं का पथ। कई सारे बिंदु मिलाकर जब एक लाइन बना लें उसको हम बोलते हैं लोकस। ठीक है, एक लाइन बना लें, सीधी लाइन भी बना सकते हैं, कर्व भी बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। बिंदु पथ बिंदुओं के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, एल बी लोकस ऑफ पॉइंट्स एक्स। कई पॉइंट है एक्स, कैसे? इनसाइड और ऑन दी ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर है या ट्रायंगल के ऊपर है, सच दैट बी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स, ताकि बी एक्स सी एक्स हो। तो देखो, ताकि बी एक्स जो है वो सी एक्स के बराबर हो, ताकि बी एक्स, अगर मान लो ये एक्स है तो सी एक्स के बराबर हो, बी एक्स सी एक्स के। ऐसे कितने पॉइंट हैं एक्स में लूं ताकि उनका डिस्टेंस बी से और सी से बराबर हो। तो मेरे को एक बात बताओ, ये बात आपने कहां पर सीखी है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में सीखी है ना, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के ऊपर कोई भी पॉइंट लाइन के एंड पॉइंट से बराबर होता है। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। तो ये जो पॉइंट्स हैं ये सारे मिलकर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना लेंगे। लेकिन आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है वही मीडियन होता है, वही एंगल बाइसेक्टर होता है, वही सब कुछ होता है आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर। तो देखो, एल इज ए स्ट्रेट लाइन, तो इसका जो लोकस है उसका नाम हमने दिया है एल। इनका लोकस जो निकला परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उसका नाम हमने दिया एल। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि एल इज ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ए एंड इन सेंटर, कि ये जो है ये ए से पास हो रही है और इसके इन सेंटर से ही पास हो रही है। तो हाँ बिल्कुल। अब आप बोलोगे सर परपेंडिकुलर का तो जरूरी नहीं है इसे पास होना, नहीं है जरूरी, बट ये आइसोस्केलस ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, समद्वि बाहु का है, इसको तो पास होना पड़ेगा। ये तो एंगल बाइसेक्टर भी है, ये तो मीडियन भी है, ये तो एल्टीट्यूड भी है, सब कुछ है, तो इसको पास होना पड़ेगा। तो ये पासिंग थ्रू ए बी है और भैया इन सेंटर से ही पास हो रहा है। बिल्कुल ठीक बोल रहा है एग्जामिनर, ये एक स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू ए एंड और दो सेंटर से ही पास हो रहा है। जी हाँ, ये हर एक पॉइंट से पास होएगा। एल इज ए स्ट्रेट लाइन, ये दोनों ट्रू होंगे, पासिंग थ्रू ए एंड सेंट्रोइड ऑफ एबीसी। क्लियर है? तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? 1, 2 and 3 ऑल आर ट्रू। इन ट्रायंगल एबीसी ए बी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है, AB is equal to AC and D is a point on BC if BD is equal to 5 and AB is equal to 12। अगर AB 12 है
एक्चुअल एग्जाम का क्वेश्चन है, और डी बी सी पर कोई पॉइंट है, तो मुझे पता नहीं वो यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है। ऑप्शन में एक बार देख लूँ, इसने पूछा क्या है, ए डी 8 है, ठीक है, सी डी की लंबाई पूछी, तो सी डी की लंबाई 5 से तो बड़ी ही है, तो ये यहीं पर कहीं पर होगा। अगर ये 5 है तो 5 से बड़ी ही है, ठीक है। और ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर अगर मैं मीडियन एल्टीट्यूड बनाऊं तो ये एक ही लाइन होगी। ये जो लाइन है, मान लो ये ए ई है, इसको दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगी और 90 डिग्री पर भी होगी, आइसोस्केलस है इसलिए। और इसने क्या बताया एग्जामिनर ने बताया कि ए डी जो है वो 8 है और बी डी जो है वो 5 है, ठीक है। तो मैंने डी ई को मान लिया ए, तो अगर ये ए है तो आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर ई बी, अगर ये ए प्लस 5 है तो ये भी ए प्लस 5 होगी, बिकॉज सामने वाली साइड को इसकी जो एल्टीट्यूड है वो बराबर हिस्सों में बांटेगी, बिकॉज यही लाइन एल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है, सब कुछ है, तो ये ए प्लस 5 है तो ये भी ए प्लस 5 है। तो पाइथागोरस लगा दो, किस चीज की वेट कर रहे हो? देखो अब पाइथागोरस लगाएंगे, तो दो जगह पाइथागोरस लगाऊंगा, दो ट्रायंगल के अंदर, एक तो इस ट्रायंगल के अंदर और एक इस ट्रायंगल के अंदर, और इस दोनों ट्रायंगल के अंदर इसकी लेंथ को कंपेयर करूंगा ताकि मैं दोनों ट्रायंगल को यूज कर पाऊं। ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, यानी कि 64 माइनस ए स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू देगा। सिमिलरली 12 स्क्वायर माइनस ए प्लस 5 स्क्वायर बी सी की वैल्यू देगा, यानी कि 144 माइनस ए स्क्वायर माइनस 25 माइनस 10 ए, ठीक है। अब इनको कैंसिल हम करते हैं, तो माइनस के ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर गया, 10 ए को इस साइड ले आओ, 10 ए इज इक्वल टू, इसमें से अगर मैं इसको घटाऊं, 14 में 5 गए 9, 13 में 2 गए 11, 119 बचेगा, 64 को मैं इधर लेकर आऊं, तो ए इज इक्वल टू 5.5। अगर ए की वैल्यू 5.5 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 10.5। इन्होंने पूछा क्या, सी डी, यानी कि 10.5 प्लस 5.5 यानी कि 16, दैट इज ऑप्शन सी, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC द लेंथ ऑफ साइड AB BC एंड AC आर 12, 18 एंड 20। ठीक है, D इज ए पॉइंट ऑन AC सच दैट AB इज इक्वल टू DB। D एक पॉइंट है AC पर ताकि AB इज इक्वल टू DB, ये ऐसा कुछ कहना चाह रहे हैं कि D मान लो यहाँ पर पॉइंट है, तो ये जो AB है ये DB के बराबर है, ये भी 12 है, ठीक है, नॉट ए बिग डील। द वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ AD इज टू DC, तो AD इज टू DC क्या होगा? तो मैं चाहता हूं कि आप सोचो क्या कर सकते हो, चाहे वीडियो को रोक कर सोचो। आइसोस्केलस ट्रायंगल है और हम ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि जहां पर एल्टीट्यूड, मीडियन ये इन्वॉल्व होता है। आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर मीडियन, एल्टीट्यूड ये सारे सेम होते हैं। तो अगर मैं यहां से अगर खींच दूं एक मीडियन है, अगर मैं यहां से ये लाइन खींचता हूं तो ये परपेंडिकुलर भी होएगी, इसको दो बराबर हिस्सों में ही बांटेगी। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, है। तो अगर मैं इसको मान लूं a, इस डिस्टेंस को a, तो ये भी a होएगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। अगर ये डिस्टेंस a हो गया है और यहां से लेकर यहां तक अगर a हो गया तो 2a, 20 में से 2a घटा दो, ये हो जाएगा 20 माइनस 2a। जी हाँ बिल्कुल सही बात है। अब मैं कहीं ना कहीं पर यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगा, तो देखो कैसे एडजस्ट होगा पाइथागोरस थ्योरम। कौन सी दो ट्रायंगल के अंदर लगाऊं? एक तो बी डी, इसका मैं नाम क्या दूं? ये तो 20 है, इसका ई दे देते हैं, ई यूज नहीं हुआ ना। एक तो ट्रायंगल बी डी ई के अंदर बी डी ई, और एक ट्रायंगल बी सी ई के अंदर। इन दोनों के अंदर ये जो साइड है ना काली वाली बी डी, इसकी लेंथ को मैं इक्वेट करूंगा, ठीक है। तो बी डी ई के अंदर 12 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 144 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर माइनस ये पूरा क्या हो जाएगा, ये पूरा 20 माइनस 2a प्लस a, तो 20 माइनस a, ठीक है। तो 18 का स्क्वायर माइनस 20 माइनस a का स्क्वायर, तो माइनस 400 माइनस a स्क्वायर प्लस 40a, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर से a स्क्वायर गया, 40a को वहीं पर रखते हैं,
400 माइनस 324 माइनस का 76, माइनस का 76 इधर आएगा तो प्लस का 76, तो 150 और 70 220, ठीक है, 0 से 0 गया, 2 दूनी 2 11, तो ए की वैल्यू हो जाएगी जी 5.5, ठीक है, बहुत अच्छे। तो उसने पूछा क्या है, देन दी वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ AD इज टू DC, अगर ए की वैल्यू 5.5 है तो ये भी 5.5, यहाँ पर भी 5.5, तो AD की लंबाई क्या आ गई, AD की लंबाई आ गई 11, और ये पूरा 20 था तो नीचे बचे हुई की लंबाई क्या होगी 9, तो 11:9, द आंसर विल बी ऑप्शन है, सिंपल। अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, इफ इन ट्रायंगल PQR 2018 टीयर 2 में आया था, पहली बार अगर करोगे तो सोचने में हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो। PS is perpendicular to QR, ठीक है, PQ प्लस QS इज इक्वल टू SR, PQ और QS को जोड़कर SR आता है, इस डंडी और इस डंडी को जोड़कर, तो ये जो डंडी है एग्जैक्टली इतनी ही, एक मैं यहाँ पर लेंथ ले रहा हूँ, ये जितनी है एग्जैक्टली उतनी ही, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ Q डैश। तो यहाँ पर अगर मैं ट्रायंगल बनाऊंगा तो देखो ये जो लाइन है ये क्या हो गई, एल्टीट्यूड हो गई, और बिकॉज मैंने एग्जैक्टली इतनी ही लेंथ यहाँ पर ली है तो ये मीडियन भी हो गई, तो ये एक तो आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गई, ठीक है, बहुत बढ़िया बात। और एक और बात, PQ प्लस QS ये दोनों मिलाकर ये पूरा बना रहे थे, तो QS जितनी तो मैंने उसमें से काट दी, तो बाकी बच गया किस जितना बच गया होगा, ये PQ जितना बच गया होगा, ठीक है। तो ये और ये तीनों इक्वल होंगे। अब आप इजीली कर लोगे, सिर्फ यही इसके अंदर चैलेंज था, अब तो आप कर ही लोगे, ट्राई करो, पहले नहीं कर पाए थे तो अब ट्राई करो। अगर ये A है और ये A है तो ये एक्सटीरियर एंगल है, ये क्या हो जाएगा, ये 2A हो जाएगा, दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर, जी हाँ, ये भी 2A हो जाएगा, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स, जी हाँ, ठीक है। तो ये पूरा एंगल कितना था दोस्त, 120 डिग्री एग्जामिनर ने बताया था, तो ट्रायंगल का ये एंगल 120 डिग्री है, तो बाकी के दो एंगल्स का सम कितना होगा, मैं पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, पूरी बड़ी ट्रायंगल की बात, अगर ये 120 डिग्री है तो इन दोनों का सम 60 डिग्री हो जाएगा, यानी कि 2A प्लस A बोले तो 3A इज इक्वल टू 60 डिग्री, जी हाँ, A इज इक्वल टू 20 डिग्री, जी हाँ। उसने पूछा क्या, एंगल Q की वैल्यू 2A, तो 2A इज इक्वल टू 40 डिग्री, 2018 टीयर 2 का क्वेश्चन है। करो एक बार, मैंने बनाया है इक्वेशन, कंसेप्ट्स आपके काफी सारे रिवाइज हो जाएंगे इसके अंदर। इन ट्रायंगल ABC एंगल A इज इक्वल टू 24, एंगल A 24 है, ठीक है। O इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल दी वर्टिसेस, O जो है वो सारे वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंट है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है कि O जो है इन सभी से बराबर दूरी पर है, यानी कि सरकम सेंटर है, परी के अंदर है, ठीक है। एंड K इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल दी साइड्स ऑफ OBC, K जो है वो OBC की, ट्रायंगल OBC की सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर है, सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर है, तो सभी साइड से बराबर दूरी पर क्या होता है, अंदर वाले सर्कल का सेंटर, यानी कि इन सेंटर, तो K इन सेंटर है OBC का। तो सबसे पहले तो ये एंगल निकाल लो भैया, अगर ये 24 है तो 48 होएगा, ये सरकम सेंटर है, अगर ये 24 है तो यहाँ पर एंगल डबल बनता है 48 बनेगा। ये इन सेंटर है तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं, अगर ये एंगल A है तो इन सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 90 प्लस हाफ ऑफ A। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल बता चुके हो, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, 90 प्लस हाफ ऑफ 48, तो 90 प्लस 24 114, तो ये जो एंगल बनेगा 114 बनेगा। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, ठीक है, बढ़िया बात है। अब अगली बात, इफ L इज ऑर्थो सेंटर ऑफ KBC, तो KBC का ऑर्थो सेंटर मान लो यहाँ पर है। अब जो भी बच्चा यहाँ पर मानेगा वो मानेगा गलत, क्योंकि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल का जो ऑर्थो सेंटर है वो उसके अंदर होएगा क्या, नालायक, समझते नहीं हो बात को। जो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है उसका ऑर्थो सेंटर उसके बाहर होएगा। देखो यहाँ पर बनाने की कोशिश कर लेते हैं, मान लो ये 114 है, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है, यहाँ से अगर आप ड्रॉ करोगे एल्टीट्यूड तो आपको ऐसे करनी पड़ेगी, यहाँ से अगर ड्रॉ करोगे तो आपको ऐसे करनी पड़ेगी,
यहाँ से एल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉप होएगी, यहाँ से एल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉप होएगी, और यहाँ से एल्टीट्यूड ऐसे ड्रॉप होएगी ये, और यहाँ पर बनेगा ऑर्थो सेंटर। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर बनता है। लेकिन ये वाला जो एंगल है और ये वाला जो एंगल है, इन दोनों का सम 180 होता है, मैंने पहले ही आपको बताया है, और यहाँ पर भी ये ट्रू होगा। आप बोलोगे सर तब तो ये जो ऑर्थो सेंटर है वो अंदर बनता था। हाँ, लेकिन अगर ऑर्थो सेंटर ऐसे बाहर भी बनेगा ना, मान लो ऐसे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है और इसके एग्जैक्टली बाहर ऐसे बन रहा है, तो भी इन दोनों का सम 180 होगा। आप बोलोगे सर कैसे होएगा? देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर, यहाँ पर ये 90 है, ये 90 है, जी हाँ। ये जितना एंगल है एग्जैक्टली उतना ही एंगल यहाँ पर होगा, जी हाँ। इसके चारों एंगल्स का सम 360 होएगा, जी हाँ। उसमें से 180 यहाँ पर कवर हो गया, जी हाँ। तो इसका और इसका एंगल क्या हो जाएगा? 180। अगर ये थीटा है तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा, तो थीटा और 180 माइनस थीटा 180। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना वो बनेगा, क्या बोलते हैं उसको, ये ऑर्थो सेंटर। ठीक है, यहाँ पर जो ऑर्थो सेंटर बनेगा वो इससे बाहर बनेगा दोस्त, यहाँ पर कहीं ट्रायंगल के बाहर ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर अगर 114 है तो यहाँ पर 180 माइनस 114 यानी कि 66 डिग्री का एंगल होगा, और इसको उसने नाम दिया है एल। तो उसने BLC एंगल थोड़ी पूछा है, उसने LBC एंगल पूछा है, LBC। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों इक्वल होने जरूरी तो है नहीं, इक्वल होने जरूरी है क्या? ये वाला और ये वाला, लेकिन ये यहाँ पर इक्वल हैं क्यों? मैं ये चाहता हूं आपसे पूछना, इक्वल तो है लेकिन क्यों? देखो, जब हमने यहाँ पर जिक्र किया था किस चीज का, हमने ये बोला था ना कि ये जो है ये सरकम सेंटर है। जैसे ही ये सरकम सेंटर बन गया, जैसे ही ये सरकम सेंटर बन गया, तो ये और ये दोनों बराबर हो गए। क्यों? क्योंकि ये रेडियस हो जाते हैं। सरकम सेंटर ये इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द वर्टिसेस ऐसे बोला था ना, वो इसीलिए तो है, ये सरकम सेंटर है इसीलिए तो इक्विडिस्टेंट है, ये बोला भी है क्वेश्चन के अंदर। तो OB और OC ये बराबर हैं, तो OBC एक इक्वल वो हो गया आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर कोई भी आइसोस्केलस ट्रायंगल हो जाती है मेरे दोस्त, कोई भी ट्रायंगल अगर आइसोस्केलस हो जाती है, अब उसके अंदर आप कुछ भी कर लो, आप एंगल बाइसेक्टर बना लो वो भी इक्वल, आप ऐसे मीडियंस को इंटरसेक्ट करवा लो वो भी इक्वल, इक्वल एंगल से। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है और हम यहीं से ऐसे कर रहे थे, तो यहाँ पर ये वाली भुजा और ये वाली भुजा दोनों बराबर होंगे। अगर ये वाला एंगल 66 डिग्री है तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, और इन दोनों का सम क्या होगा? 180 माइनस 66 114, 114 का हाफ। यहाँ पर LBC जो एंगल है वो 57 डिग्री होगा, और यहाँ पर भी 57 डिग्री होगा, एंड आंसर भी 57 डिग्री होगा। देखो क्या इत्तेफाक है, दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है, AD is perpendicular to the internal bisector of angle ABC of, ये पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पर एग्जामिनर ये बोल रहा है AD परपेंडिकुलर है टू द इंटरनल एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। एंगल ABC का जो एंगल बाइसेक्टर है इसके परपेंडिकुलर है क्या? ये क्या भाई? AD, और ये एंगल बाइसेक्टर है। ठीक है, और उसने क्या बताया है? DE इज ड्रॉन थ्रू D एंड पैरेलल टू BC। D से DE बनाई गई जो BC के पैरेलल है। ठीक है, इफ लेंथ ऑफ AC इज 12, अगर AC की लेंथ 12 है तो AE की लेंथ बताओ। तो यहाँ पर एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, बस छोटा सा, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर ये 90 डिग्री का एंगल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल है, तो यहां से जो लाइन आ रही है ना सामने, ये एंगल बाइसेक्टर भी है और ये एल्टीट्यूड भी है। ट्रायंगल ABF के अंदर, ABF के अंदर ये जो लाइन है ये एंगल बाइसेक्टर भी है और एल्टीट्यूड भी है। तो ये कब होता है? ये आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर ही होता है, यानी कि आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और ये मीडियन का काम भी करती है, यानी कि ये जो है ये इसके बराबर है, यानी कि AD इज इक्वल टू DF, यानी कि ये मिड पॉइंट है। तो यहां पर रेशियो 1:1 है, और ये लाइन पैरेलल है। अब आप यहां पर देखो, अब आप यहां पर देखो, ये पैरेलल है। अगर ये मिड पॉइंट है, 1:1 रेशियो है, और ये पैरेलल है, तो ये भी मिड पॉइंट होगा, यहाँ पर भी 1:1 रेशियो होगा। और ये पूरी अगर 12 है तो ये AE उसकी आधी 6 होगी और EC उसकी आधी 6 होगी। तो AE की लंबाई 6 उसने पूछी है।
ठीक है। डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 2013 के टियर 2 में आया था एक क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर एक चीज यूज होगी tan थीटा इक्वल टू पी बाई बी, जो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री में बताऊंगा, लेकिन ये बेसिक चीजें आपको 10th से ही पता होंगी मोस्ट प्रोबेबली। डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए सी एंड बी सी रिस्पेक्टिवली ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। अच्छा क्वेश्चन है काफी, मतलब मेरे को तो अच्छा लगा, बढ़िया सोच समझ कर बनाया गया क्वेश्चन है, काफी कंसेप्ट्स को इन्वॉल्व कर। डी एंड ई आर 2 पॉइंट्स ऑन द साइड ए सी एंड बी सी, तो ए सी पर एक पॉइंट है डी और यहां पर एक पॉइंट है ई, ठीक है। सच दैट डी ई सी इज 90, इसलिए मैंने इसको ऐसे बनाया है ताकि डी ई सी 90 बने, ठीक है। और उसने क्या बताया है, डी ई 18 है, डी ई 18 है, सी ई 5 है, ठीक है। और उसने क्या बताया है, इफ tan ABC इज 3.6, ये एंगल है ABC, मान लो ये थीटा है, तो यहाँ पर tan थीटा क्या है, यहाँ पर tan थीटा जो है दैट इज 3.6। ये जो एंगल है, इस एंगल का अगर मैं टेंजेंट लूं, टेंजेंट फंक्शन, तो 3.6 देता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये बात ऑब्जर्व करने की है कि अगर मान लो ये एंगल x है, तो यहाँ पर अगर आप tan x लेते हो तो tan x क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा p बाई बी, तो यहाँ पर परपेंडिकुलर 18 बेस 5, तो ये बात ऑब्जर्व करने में एक तो थोड़ा सा आपको जोर लगेगा, अगर फर्स्ट टाइम करोगे तो टैलेंट लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी। 3.6 कि इस एंगल का भी टेंजेंट 3.6, इस एंगल का भी टेंजेंट 3.6, यानी कि दोनों एंगल बराबर हैं, यानी कि ये एंगल इसके बराबर है दोस्त, यानी कि ये पूरी ट्रायंगल जो है आइसोस्केलस है। तो एक तो ये एफर्ट लगवाने वाली बात है, ये निकालना। अब आगे आपको एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करनी है, बिकॉज ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है, और आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर अगर आप यहां से मीडियन ड्रॉ करोगे तो परपेंडिकुलर भी होगी, ठीक है, आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है। और ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल भी होगी। जी हाँ, बिल्कुल सही बात है, बिकॉज ये परपेंडिकुलर है, ये भी परपेंडिकुलर है, सेम लाइन के तो पैरेलल भी होंगी। अब उसने क्या पूछा है, अब हम वहां पर जंप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है अगर आप इसको एफ मान लो तो, ठीक है। तो अब उसने बोला है ए सी इज टू सी डी, तो अब ध्यान से देखिएगा, अब आप सिर्फ यहां पर देखो, ट्रायंगल ए सी एफ और ट्रायंगल डी सी ई ये दोनों सिमिलर हैं क्योंकि बेस के पैरेलल एक लाइन है, तो बड़ी ट्रायंगल की साइड ए सी बट एक छोटी ट्रायंगल की साइड डी सी, ए सी बाई सी डी इज इक्वल टू बड़ी ट्रायंगल की साइड एफ सी बटे में छोटी ट्रायंगल की साइड ई सी। लेकिन ये जो एफ पॉइंट है तो मैंने आपके सामने लिखा है, एग्जामिनर को क्या पता मैं यहाँ पर एफ लिखूंगा या जेड लिखूंगा, तो इसको थोड़ी वो आंसर के अंदर देगा। हाँ, एफ सी जो है वो पूरी बी सी की हाफ है। क्यों है हाफ, बिकॉज आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर खींची गई एल्टीट्यूड मीडियन भी होती है, खींची गई मीडियन एल्टीट्यूड भी होती है, तो ये मिड पॉइंट है, तो एफ सी को मैं लिख सकता हूँ बी सी बाई 2, तो इस एफ सी को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी सी बटे में 2, और नीचे क्या है ई सी, यही चीज उसने दे रखी है, बी सी बाई 2 सी, ठीक है। ये बताओ अब, ए बी सी इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट बी, ठीक है भाई। ए बी सी राइट एंगल एट बी है, इन सर्कल टचेज द साइड ए बी बी सी ए सी एट एफ ई डी, ठीक है। ए बी को एफ पर, बी सी को ई पर, और इसको डी पर, ठीक है। इफ बी डी इज परपेंडिकुलर टू ए सी, तो यहां पर एक बात सोचने लायक है, अब इसको सोचो, यहां से आपको क्या पता लग रहा है कि बी डी जो है वो ई सी के, ई सी के ए सी के, हाँ, बी डी जो है वो ए सी के परपेंडिकुलर है। यहां से कोई बात सोचो आप, अगर बी डी ए सी के परपेंडिकुलर है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, ये क्या है, आप बोलोगे सर ये एल्टीट्यूड है, ये लंब है, बिल्कुल सही बात, एल्टीट्यूड तो ये है। हाँ, लेकिन डी जो है एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये सर्कल इसको टच कर रहा है, तो सर्कल इस लाइन को जहां पर टच कर रहा है वहां पर अगर कोई लाइन परपेंडिकुलर है तो इसका क्या मतलब है, यानी कि वो पक्का सेंटर से पास हो रही है, सेंटर से पास होने वाली लाइन ही इसके परपेंडिकुलर होती है, कहीं और से पास होने वाली लाइन नहीं, ठीक है। यानी कि ये जो लाइन है पक्का सेंटर से पास हो रही है, यानी कि इस लाइन के ऊपर इन सेंटर भी है, इस सर्कल का सेंटर भी है, तो एक ऐसी लाइन
जिसके ऊपर इन सेंटर है, यानी कि वो एंगल बाइसेक्टर है। एक ऐसी लाइन जो एंगल बाइसेक्टर भी है और मीडियन भी है। कब होएगा? आइसोस्केलस ट्रायंगल में ही होएगा या इक्विलैटरल ट्रायंगल में होएगा? तो इक्विलैटरल ट्रायंगल तो ये यहाँ पर है नहीं, इक्विलैटरल ट्रायंगल तो है नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं होता ऐसा, ठीक है। मतलब कि अगर आइसोस्केलस ना हो तो नहीं होता राइट एंगल ट्रायंगल में, ये तो राइट एंगल ही है, ठीक है। अगर आइसोस्केलस ना हो तो इन सेंटर अलग पड़ा था, अगर आपको ध्यान हो इन सेंटर ऊपर पड़ा था और नीचे बाकी के तीन एक लाइन में थे, ठीक है। तो इन सेंटर भी है, ये एंगल बाइसेक्टर भी है और साथ में एल्टीट्यूड भी है, यानी कि ये जो ट्रायंगल है ये आइसोस्केलस है, दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब आगे देखते हैं हमसे पूछा क्या गया है। अब हमसे पूछा भाई फाइंड द रेशियो ऑफ ए एफ इज टू एफ बी, ए एफ इज टू एफ बी। अब इसको निकालने की कोशिश करते हैं इस नॉलेज के, ठीक है। तो अगर ये आइसोस्केलस तो हमने मान ली, ठीक है, ए एफ इज टू एफ बी, तो एफ बी जो है अगर मैं इसके रेडियस को 1 मान लू, अंदर वाले रेडियस को, तो एफ बी तो हमें मिल गया जी 1, ठीक है। अगर ये 1 है तो ये क्या होएगा, ये आप बोलोगे जी √2 है ना, ये 1 है तो ये √2 होएगा, √2 इंटू 1, ठीक है। और ये क्या होएगा, ये होएगा 1, तो ये जो साइड है ये क्या होगी, ये हो गई √2 प्लस 1, ठीक है, √2 प्लस 1। और हमने क्या निकालना है, ए एफ। हाँ, अब ध्यान से देखो, आंसर तो आ गया, ये है, समझाने में टाइम लगता है, ठीक है। ये आइसोस्केलस है और राइट एंगल है, तो ये परपेंडिकुलर होएगा जी हाँ, और आइसोस्केलस है तो ये एंगल बाइसेक्टर भी होएगा, ये भी 45 है, ये भी 45 है जी हाँ, और ये 90 है जी हाँ, बिल्कुल। तो अगर इसकी लेंथ √2 प्लस 1 है तो इसकी लेंथ भी √2 प्लस 1 होगी, आप बोलोगे जी हाँ इसकी लेंथ भी √2 प्लस 1 होगी। तो अगर इसकी लेंथ √2 प्लस 1 है तो इसकी लेंथ क्या होगी, इसकी लेंथ √2 प्लस 1 होगी, ठीक है, √2 प्लस 1, ठीक है। अगर इसकी लेंथ यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, ये एक टेंजेंट है इस पॉइंट से लेकर यहां तक, तो अगर इसकी लेंथ √2 प्लस 1 है तो यहां से लेकर यहां तक इसकी लेंथ भी √2 प्लस 1 होगी। और ए एफ इज टू एफ बी का रेशियो निकालना है ना, √2 प्लस 1/1, ए एफ इज टू एफ बी, दैट इज ऑप्शन है, यही मैं बोल रहा था। दिमाग काफी तेज चलता है जुबान से। If the orthocenter and the centroid of a triangle are same, then the triangle is। तो अब की बार जो orthocenter और centroid हैं वो कोलिनियर नहीं है, समरेख नहीं है, वो हैं ही सेम। तो सेम कब होते हैं, इक्विलैटरल ट्रायंगल के अंदर, ऑप्शन सी। If only two medians of a triangle are equal, किसी ट्रायंगल की सिर्फ दो मीडियन इक्वल है, अगर तीनों मीडियन इक्वल होती, अगर तीनों मीडियन की लेंथ इक्वल होती तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल होती। इक्विलैटरल ट्रायंगल की तीनों मीडियन की लेंथ, तीनों एंगल बाइसेक्टर की लेंथ, तीनों एल्टीट्यूड की लेंथ बराबर होती है, बिकॉज वो होती ही सेम चीजें हैं, ठीक है। लेकिन आइसोस्केलस ट्रायंगल के अंदर क्या होती है, जो इक्वल एंगल हैं उनसे निकलने वाली सारी चीजों की लेंथ बराबर होती है, बस उनसे निकलने वाली सारी चीजों की लेंथ बराबर होती है। तो अगर सिर्फ दो क्या थी यहाँ पर मीडियंस, अगर सिर्फ दो मीडियंस की लेंथ बराबर है, तीसरी के बराबर नहीं है, उससे उससे बड़ी या छोटी है, तो ये पक्का आइसोस्केलस ट्रायंगल है, यानी कि ऑप्शन बी। इफ द लेंथ ऑफ डायगोनल्स डी एफ ए जी एंड ई, तो ये अपने पास एक क्यूब है डी एफ, तो ये मैं आपको मेंसुरेशन 3D के अंदर बताऊंगा, ठीक है। डी से लेकर एफ तक ये अगर आपने डायगोनल निकालना है, अगर क्यूब की साइड है जी ए तो ये सबसे बड़ा डायगोनल है डी एफ, यानी कि तीन बड़े बड़े डायगोनल होते हैं आपके कमरे के अंदर। अगर आपके कमरे के अंदर आप एक कोने को देखोगे और दूसरे कोने को देखोगे, उसके एग्जैक्टली सामने जो है, ठीक है, ऐसे अगर आप देखोगे, एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, तीन डायगोनल आप बना पाओगे टोटल, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको बता दूंगा डी से लेकर एफ तक, तो जो सबसे बड़ा डायगोनल है उसकी लंबाई होती है √3 इंटू साइड √3a, ठीक है। ऐसे ही अगर आप सी से ई को मिलाओगे तो ये भी एक डायगोनल बनेगा, आप बोलोगे वैसे चार बन गए डायगोनल, तीन नहीं चार बन जाएंगे, एक बी से ही बन जाएगा। अगर आप ए से जी को मिलाओगे तो भी एक डायगोनल बनेगा है, और बी से 1 2 3 4 5 6 7 8, एक आठवां पॉइंट छुपा हुआ है ना, बी से उस पॉइंट को मिलाओगे तो एक और डायगोनल बन जाएगा, टोटल 4 बन जाएंगे, क्लियर है। तो यहाँ पर एग्जामिनर क्या बोल रहा है,
डायगोनल डी एफ ए जी एन सी ई, अगर ये तीन डायगोनल मिलाए जाएं तो इन तीनों डायगोनलों की लंबाई, तीनों विकर्णों की लंबाई √3a होगी, अगर साइड की लंबाई a है तो, ठीक है। If the length of diagonals DF, AG, CE of cube shown in the adjoining figure are equal to the three sides of a triangle, अगर इन डायगोनलों को उठाकर एक ट्रायंगल बना दी जाए तो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। क्यों? बिकॉज तीनों डायगोनल की लंबाई इक्वल होगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी। देन द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग दैट ट्रायंगल विल बी इक्वल टू, तो जो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगी उसकी लंबाई क्या होगी? √3a। तो उस सर्कल की लंबाई क्या होगी जो इसको सर्कमस्क्राइब करेगा, ठीक है, यानी कि सर्कम रेडियस। तो सर्कम रेडियस क्या होता है? साइड को हम डिवाइड करते हैं किससे? सिर्फ √3 से। तो √3/a डिवाइडेड बाई √3, मेंटली करने का क्वेश्चन है वैसे, ठीक है, मैं जस्ट आपको समझा रहा था। तो आंसर इज a, यानी कि इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और ये कैट के अंदर पूछा गया था 2004 में, ठीक है, काफी पहले। In the given figure ABC is an equilateral triangle, ठीक है, नाम तो दे नहीं रखे, 2017 Tier 2 का क्वेश्चन है। Two circles of radius 4 cm and 12 cm are inscribed in the triangle। छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 4 है और बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 12 है, ठीक है। What is the side of the equilateral triangle? तो छोटे वाले सर्कल से आपको क्या लेना देना है, मुझे ये बताओ। अगर मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और ये इसका इन सर्कल है, इसका इन सर्कल है कि नहीं? इन सर्कल मतलब कि इसकी तीनों साइड्स को टच करता हुआ सर्कल है। जी हाँ है, तीनों साइड को टच करता हुआ। तो अगर आपको इन सर्कल का रेडियस निकालना है तो r इज इक्वल टू साइड बटे 2√3, और अगर आपको साइड निकालनी है तो r इंटू 2√3। r हमें पता है 12 इंटू 2 24√3, मेंटली करने का क्वेश्चन है, 2017 Tier 2 का है। अब एक और क्वेश्चन 2017 Tier 2 का कराऊंगा, काफी अच्छा। ये बताओ भाई, इन द गिवन फिगर ए सर्कल टचेस द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल PQRS, द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 9, RSP इज इक्वल टू SRQ इज इक्वल टू 60। ये दोनों एंगल 60 डिग्री के हैं, ये दोनों एंगल 120 डिग्री के बता रखे हैं भाई साहब ने। ठीक है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द क्वाड्रिलेटरल? तो क्वाड्रिलेटरल का पेरीमीटर क्या है? तो इसको निकालने के कई तरीके हैं और मैं आपको कई तरीके बताऊंगा, तो ध्यान से सुनो। सबसे पहले ऐसे बताओ, क्या ये सिमेट्रिकल सिचुएशन है कि नहीं? ना। यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 60, यहाँ पर भी 120, यहाँ पर भी 120। अगर मैं यहाँ पर एक चाकू से काट दूं तो यहाँ पर जो चीज है एग्जैक्टली वही चीज वहां पर है, तो सिमेट्रिकल तो है। तो इसीलिए हम अपने काम को आधा कर लें, यहाँ वाली चीजें निकाल लूं, एग्जैक्टली वैसे ही उस साइड वाली चीजें निकलेंगी, लेकिन मैं निकाल लूं क्यों? निकाल सकते हो लेकिन निकाले क्यों? टाइम क्यों वेस्ट करें? तो चलिए सबसे पहले एक तरीके से बता देता हूँ। बिकॉज ये 120 है, अगर मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा तो ये 60 और 60 में टूट जाएगा, 60 और 60। अब आप बोलोगे सर 60 और 60 में क्यों टूट जाएगा? तो ये चीज मैं आपको सर्कल्स में पढ़ाने वाला था क्या, कि अगर किसी भी एक पॉइंट से अगर आप दो टेंजेंट्स बनाते हो, और ये चीज मैं पहले आपके सामने प्रूव कर भी चुका हूं अभी, ठीक है। तो ये जो दो ट्रायंगल बनती हैं ये दोनों क्या होती हैं? ये कॉन्ग्रुएंट होती हैं, हमने प्रूव की थी पहले। अब की बार मैं प्रूव करूंगा नहीं, आपको प्रूव करोगे कि ये दोनों कैसे कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। जब टेंजेंट्स इक्वल होते हैं ये प्रूव किया था, तो ये प्रूव की थी, ठीक है। तो बिकॉज ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये वाला एंगल इसके बराबर होता है और ये वाला एंगल इसके बराबर होता है, ठीक है। तो इस रिजल्ट को हम बार बार यूज करते हैं क्वेश्चंस के अंदर। तो ये भी 60 है, ये भी 60 है, और इसकी लंबाई क्या है? इसकी लंबाई यहां से यहां तक 9, इसका रेडियस 9 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये 90 डिग्री होंगे दोनों, बिकॉज टेंजेंट के एंगल हैं। ये 30 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। अगर 60 के सामने 9 है तो 30 के सामने क्या होगा? तो 30 के सामने होगा भैया 9 को √3 से डिवाइड कर दो, 3√3। अगर ये 3√3 है, पॉइंट P से एक टेंजेंट है, तो पॉइंट P से ये टेंजेंट है, ये भी 3√3। आप बोलोगे जी हाँ ये 3√3 है तो ये भी 3√3। अब आप बोलोगे सर ये 3√3 क्यों? मैंने बोला था ना ये सिमेट्रिकल है, यहां पर जो होगा वही वहां पर होगा। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब नीचे एक बार ऐसे बनाओ,
अगर ये 60 है तो ये ऐसे 30, ये तो 90 होएगा ही, ये 60 होएगा, ये 90। अगर 30 के सामने 9 है तो 60 के सामने क्या होएगा, 9√3। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। अगर ये 9√3 है तो ये भी 9√3। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल, सिमेट्रिकल है। ऐसे ही हम वहां पर भी निकाल सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको आगे चलकर एक रूल बताने वाला हूं। क्या रूल बताने वाला हूं कि जब भी कोई भी क्वाड्रिलेटरल की चारों साइड्स किसी भी सर्कल को टच कर रही हो तो आमने सामने वाली भुजाओं की जो लंबाई होती है वो बराबर होती है। अगर इस भुजा की लंबाई x है, इसकी y है, इसकी a है, इसकी b है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू a प्लस बी। इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, पहले भी आए हैं। ठीक है, आमने सामने वाली भुजाओं की जो लंबाई है वो बराबर होती है। इजीली हम इसको प्रूव कर सकते हैं। इस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलते हैं टेंजेंशियल क्वाड्रिलेटरल, स्पर्श रेखीय चतुर्भुज। तो आमने सामने वाली भुजाओं की लंबाई बराबर, मैंने बोल दी क्या, आमने सामने वाली भुजाओं का जो पेयर है उनका सम और उनका सम वो बराबर होता है। लिखा मैंने ठीक है, लेक्चर लंबा हो गया तो इसलिए मैं कुछ भी बोल रहा हूँ। ठीक है, एक्स प्लस वाई इजिकल टू ए प्लस बी। तो 9√3 9√3 18√3 और ये क्या है 6√3। अगर इन दोनों का सम 24√3 है तो फॉर गारंटी इसका और इसका सम भी 24√3 होगा और यहाँ पर अपना आंसर क्या आ जाएगा 48√3। तो आपने सिर्फ ये निकाला और ये निकाला, बात बन गई। ये जितना था उतना यही होगा, ये जितना था उतना यही होगा और बात बन गई। अदरवाइज ये 3√3 है तो ये भी 3√3 होगा। एक पॉइंट से दो टेंजेंट, ये 9√3 है तो ये भी 9√3 होगा, ये 9√3 है तो ये भी 9√3, ये 3√3 तो ये भी 3√3। क्लास ऐसे भी आप कर सकते थे, या फिर एक और तरीके से आप इसको कर सकते हो। तरीके इसको करने के कई हैं। ठीक है, जो डाइजेस्टिबल तरीके हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इनको एक्सटेंड कर दूं ऐसे z तक, तो बिकॉज ये 60 है, ये भी 60 है, तो ऊपर वाला एंगल भी 60 होगा। ये जो पूरी ट्रायंगल बनेगी इसके अंदर, बोलो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गई कि नहीं बन गई? आप बोलोगे जी सर बन गई। और मैंने आपको एक बात बताई है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर जब भी आप एक सर्कल बनाओगे, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 1 है तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1 होगा और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी 1 होगा। अगर आप ये लाइन ड्रॉ करोगे, अगर ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया बात है। और अगर ये 60 है तो ये 120। आप बोलोगे जी हाँ बिल्कुल। अगर ये 60 और 120 इन दोनों का सम अगर 180 है तो ये वाली लाइन इसके पैरेलल हो जाएगी। और अगर ये और ये पैरेलल हो गई तो ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई। अगर ये सिमिलर ट्रायंगल्स हो गई तो इनकी साइड्स का रेशियो बराबर हो जाएगा। तो छोटी ट्रायंगल की हाइट कितनी है 9, बड़ी ट्रायंगल की हाइट कितनी है 9 9 9 9 27। तो छोटी वाली ट्रायंगल की हर एक चीज 1/3 है। अब सब कुछ आ जाएगा दोस्त। देखो, पूरी बड़ी ट्रायंगल का इन रेडियस क्या है 9, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड क्या हो जाएगी 9 दूनी 18√3। मैंने आपको बताया साइड को 2√3 से गुणा करो, इन रेडियस आ जाएगा। ठीक है, 18√3। पूरी बड़ी ट्रायंगल की साइड अगर 18√3 है तो उसका 1/3, बिकॉज इसकी हाइट 1/3 है तो सारी वन डायमेंशनल चीजों का रेशियो सेम होगा। तो इसकी साइड, इसको 3 से डिवाइड करोगे 6√3, तो इसकी साइड 6√3, ये वाली साइड भी 6√3, ये वाली साइड भी 6√3, ये 6√3 है, ये पूरी इसकी ट्रिपल है तो ये नीचे वाली इसकी डबल होगी, ये 12√3, ये भी 12√3 और ये 6√3। तो इन सब का सम कर लो, इसका पेरीमीटर निकालना था, इस तरीके से कर लो। सिंपल सी बात है, ऑप्शन सी। ठीक है, if the circumradius of a triangle is 6 सेंटीमीटर and in radius is 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी ट्रायंगल का r जो है वो 6 सेंटीमीटर है और स्मॉल r जो है वो 2 सेंटीमीटर है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सर्कम सेंटर एंड इन सेंटर। सर्कम सेंटर और इन सेंटर के बीच में, मैंने क्या बोला था, दोनों सेंटर के बीच में डिस्टेंस पूछेगा तो यहीं पर यूलर्स फॉर्मूला आता है कि d² इज इक्वल टू r² माइनस 2rr, दैट इज इक्वल टू 36 माइनस 6 दूनी 12 दूनी 24, ये ना 6 दूनी 12 दूनी 24, तो 12 आंसर हो जाएगा इसका। अच्छा सॉरी, d² इज इक्वल टू 12, तो d विल बी इक्वल टू √12, दैट विल √3। ठीक है, मैं भी एक बार 12 देख के ये क्या, ये बताओ। इन
इन ए ट्रायंगल द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन। तो मैंने आपको क्या बताया था कि दुनिया की कोई भी ट्रायंगल हो, और ये चीज मैंने आपको विजुलाइज भी करवा दी थी, ठीक है, कि दुनिया की कोई भी ट्रायंगल हो उसके अंदर एक यूलर्स लाइन होती है, और उस यूलर्स लाइन के अंदर एच, जी और ओ ये 3 पॉइंट होते हैं, और इनके बीच में डिस्टेंस का रेशियो होता है 2:1। ये है अपना ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड और सरकम सेंटर। अब अगर आपको ये चीज याद करनी है, ये रटनी है, तो आपको ये चीज तो हमेशा रटनी पड़ेगी। ये चीज तो आपको रटी हुई होनी चाहिए कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सरकम सेंटर, यहाँ पर ऑर्थो सेंटर और यहाँ पर सेंट्रोइड, और सेंट्रोइड 2:1 रेशियो में बांटता है। तो देखो एग्जैक्टली सेम चीज है, ये दुनिया की हर एक ट्रायंगल के लिए ये रेशियो ट्रू है। तो एग्जामिनर ने यहाँ पर आपको क्या बताया है, डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड ऑर्थो सेंटर, सेंट्रोइड ये रहा, ऑर्थो सेंटर ये रहा, ठीक है, इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो 12 है। और उसने पूछा क्या है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड सरकम सेंटर। ये ऑर्थो सेंटर है, ये सरकम सेंटर, अगर ये 12 है तो ये 6 हो जाएगा, ठीक है, और इसके बीच में डिस्टेंस पूछा 12 और 6 18, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, सेंट्रोइड हमेशा यहाँ पर बीच में रहा करेगा।